आदर्श, तनु, वैभव, गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी जल्दी ज्वाइन करें बेटा, प्लीज सभी को इन्फॉर्म करें। भावना, गुड इवनिंग बेटा, राम राम। अनुज सिंह नमस्ते। कैलाश झा गुड इवनिंग। रीना गुड इवनिंग। पलक, नैतिक, वेदांश, अर्पिता गुड इवनिंग बच्चों। अनिकेत शर्मा, पीयूष गुड इवनिंग बच्चे। बेटा प्लीज सभी को बोले ज्वाइन करें जल्दी। संभुल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग सॉरी। आयुष भाई, सबसे पहले बेटा प्लीज आज आपको बेटा हमारी पहली रिवीजन क्लास है जनरल मीटिंग की। खुशनुमा गुड इवनिंग। निहारिका, खुशी, अंशु, मुस्कान गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी जल्दी बेटा ज्वाइन करें सभी। सबसे पहले बेटा प्लीज अगर आप चाहते हो ईमानदारी के साथ अपने 2 घंटे आपको यहाँ पे इस चैप्टर पे लगाने हैं बेटा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना बेटा प्लीज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। एक तो जो ये टॉपिक मैं बता रहा हूं, कोई भी बच्चा जनरल मीटिंग में 7 नंबर का क्वेश्चन यहां से कंफर्म आएगा। एजीएम टॉपिक जरूर पढ़ के जाए। ईजीएम, नोटिस, पोल, मिनट्स, ORSR और मेथड ऑफ वोटिंग। बेटा एग्जाम के लिए इन टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना के पढ़ना है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, सारे बच्चे बेटा ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है बच्चे जनरल मीटिंग। बैड बॉय गुड मॉर्निंग बेटा। जब जागो तब सवेरा। चलो बच्चे, तो जनरल मीटिंग बेटा ध्यान से समझना बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जनरल मीटिंग, सबसे पहली बात है आपको, जनरल मीटिंग हमेशा किसकी होती है? शेयर होल्डर की। जनरल मीटिंग होती है बच्चों शेयर होल्डर की। कंपनी में शेयर होल्डर भी होते हैं, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी। जो मालिक होते हैं कंपनी में वो कौन होते हैं बेटा? शेयर होल्डर। और मैनेज कौन करते हैं कंपनी को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जनरल मीटिंग हमेशा शेयर होल्डर की होती है, इसमें किसी भी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ पावर कंपनीज एक्ट किसको देता है बच्चे? शेयर होल्डर को। कुछ पावर किसको दी गई है? शेयर होल्डर को। और कुछ पावर किसको दी गई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। शेयर होल्डर अपनी पावर कहां पे एक्सरसाइज करते हैं? जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? बोर्ड मीटिंग। देखता हूं कितने बच्चे एक्टिव है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताए बेटा, जनरल मीटिंग किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर? जल्दी बताओ बच्चे, जनरल मीटिंग किसकी होती है? शिवांश गुड इवनिंग बेटा। जिनका नाम नहीं ले पाया सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से बेटा, फोकस है हमारा मिशन 80। मिशन 80 बेटा। तो जनरल मीटिंग देखो, वैभव का आंसर है जनरल मीटिंग हमेशा शेयर होल्डर की होती है। कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं और मालिक शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ पावर शेयर होल्डर को दी गई है और कुछ पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। शेयर होल्डर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? बोर्ड मीटिंग। अब यहां से बेटा पहला क्वेश्चन बनाओ, सारे बच्चे रजिस्टर में नोट डाउन करें प्लीज। पहला क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपोर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन OR एंड SR। पहला क्वेश्चन बेटा जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा
ऑर्डिनरी रेजुलेशन और स्पेशल रेजुलेशन में क्या फर्क है? बेटा ध्यान से समझना, डिफरेंस बिटवीन ओआर एंड एसआर आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बेटा जनरल मीटिंग में दो तरीके के रेजुलेशन पास होते हैं, कहीं पे ओआर पास होता है, कहीं पे एसआर। सर हमें कैसे पता चलेगा कहां पे ओआर पास होता है, कहां पे एसआर? कंपनीज एक्ट आपको बताएगा। कुछ मैटर पे ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास होता है, कुछ मैटर पे एसआर पास होता है। दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चे। सबसे पहले सेक्शन 114, कोई भी आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन ओआर एंड एसआर, सेक्शन कौन सा कोट करना है? 114। ऑर्डिनरी रेजुलेशन में कितनी वोट चाहिए बेटा? ध्यान से सुनो, ओआर में वोट चाहिए बेटा मोर देन 50%, मोर देन 50% वोट्स इन फेवर। ओआर में कितनी वोट चाहिए बच्चे? मोर देन 50% वोट्स इन फेवर, देन सच रेजुलेशन विल बी पास। एसआर में कितनी वोट चाहिए? 75% और मोर वोट्स इन फेवर, देन सच रेजुलेशन विल बी पास। तो पहला डिफरेंस क्लियर। ओआर में कितनी वोट चाहिए? मोर देन 50% वोट्स इन फेवर, देन सच रेजुलेशन विल बी पास। एसआर में कितनी वोट चाहिए? 75% और मोर वोट्स इन फेवर, देन सच रेजुलेशन विल बी पास। सेकंड डिफरेंस, बेटा ओआर के केस में डेडलॉक पॉसिबल है। ओआर के केस में क्या पॉसिबल है? डेडलॉक। सर कैसे? मीटिंग में 100 मेंबर आए, 50 फेवर में, 50 अगेंस्ट में, तो बेटा ओआर के केस में डेडलॉक पॉसिबल है। एसआर के केस में कभी भी डेडलॉक नहीं लग सकता। ओआर में अगर डेडलॉक लगेगा बेटा तो हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन अपनी सेकंड वोट से डिसीजन लेगा। अगर ओआर के केस में डेडलॉक लग जाता है तो डिसीजन किसके थ्रू होगा? चेयरमैन को एक पावर दी गई है कास्टिंग हिज वोट, चेयरमैन अपनी सेकंड वोट करेगा। लेकिन एसआर के केस में कभी डेडलॉक लगता ही नहीं है, तो उस केस में बेटा क्या भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ना डेडलॉक लगेगा, ना चेयरमैन को सेकंड वोट करने की जरूरत नहीं है। बेटा ओआर के केस में जनरली एमजीटी 14 आरओसी को फाइल नहीं होता। एसआर के केस में हमेशा एमजीटी 14 किसको फाइल होगा? आरओसी को। एग्जाम्पल बेटा पूरे कंपनी एक्ट में सर हमें कुछ एग्जाम्पल बताओ जहां पे ओआर पास होता है। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, ओआर पास होगा। कोई कंपनी अपनी शेयर कैपिटल ऑल्टर करना चाहती है, ओआर पास होगा। सर एसआर के एग्जाम्पल, बाई बैक में एसआर पास होता है, स्वेट इक्विटी शेयर में एसआर पास होता है। अगर कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना चाहती है तो क्या पास होगा बच्चे? एसआर। कोई दिक्कत? लो बेटा आपका, और याद रखना बेटा हमेशा जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है। बेटा जनरल मीटिंग का क्या जाता है? नोटिस। जनरल मीटिंग का हमेशा नोटिस जाएगा। अगर जनरल मीटिंग में रेजुलेशन ओआर से पास हो रहा है तो नोटिस में आपको कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जनरल मीटिंग का नोटिस जा रहा है और उस मैटर पे रेजुलेशन एसआर से पास होगा तो नोटिस में आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि जो जनरल मीटिंग में रेजुलेशन पास होगा वो कैसे पास होगा? एसआर। तो बेटा देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी, एक बार जल्दी से सभी बच्चे मेरे साथ लिख के बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन ओआर एंड एसआर, सेक्शन है 114। ओआर में कितनी वोट चाहिए बच्चे? मोर देन 50% वोट्स इन फेवर। एसआर में कितनी वोट चाहिए? 75% और मोर वोट्स इन फेवर। सेकंड डिफरेंस बेटा ओआर में डेडलॉक पॉसिबल है, एसआर में डेडलॉक पॉसिबल नहीं है। ओआर में अगर डेडलॉक लग जाता है तो कौन चेयरमैन है? पावर टू कास्टिंग हिज वोट। एसआर के केस में डेडलॉक पॉसिबल नहीं तो चेयरमैन को अपनी वोट करने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा ओआर के कुछ एग्जाम्पल, कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, शेयर कैपिटल ऑल्टर करती है, ओआर। एसआर में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है, अपना मेमोरेंडम ऑल्टर कर रही है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, इन सभी केस में एसआर पास होगा। और लास्ट मैंने क्या बताया बेटा, ये आपको एक पहला क्वेश्चन है बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्पिता ठीक है बेटा, तनु, तो बेटा ये देखो पहला क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए तैयार हो गया। पेपर में ये मैंने क्वेश्चन क्यों पढ़ाया, तुम्हारे मॉड्यूल के पीछे सीएमए के ये क्वेश्चन दे रखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजुलेशन बताओ। तो आपको बताना है देयर आर 2 टाइप ऑफ रेजुलेशन
पास इन जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ भाई, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई सारे बच्चे। इसके बाद हम आते हैं बेटा, जनरल मीटिंग बेटा दो तरीके की होती है। जनरल मीटिंग बेटा दो तरीके की होती है। जल्दी से सारे बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में या तो एजीएम पे क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का या ईजीएम पे। एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ओआरएसआर। सबसे पहले एजीएम। पेपर में अगर एनुअल जनरल मीटिंग पे क्वेश्चन आ जाए, मौली बेटा अग्रवाल अभी स्टार्ट होने दो, क्लास एंडिंग बेटा। जब बेटा पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा तो 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 भी, 2 घंटे भी। ठीक है बच्चे, अभी बेटा एंड की बात नहीं करते, अभी तो स्टार्टिंग है। तो जनरल मीटिंग पूरा चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा बेटा। तो एजीएम और ईजीएम वही टॉपिक कराऊंगा जो आपके मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट है। पेपर में 7 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो बेटा दूसरा टॉपिक, जनरल मीटिंग कितने तरीके की? 2, एजीएम और ईजीएम। सारे बच्चे माइंड सेट करो, एजीएम पे पेपर में क्वेश्चन आ गया, अगर ये 3 सेक्शन आपको आते हैं 96, 97, 121, एजीएम पे आप 100% आप सोल्व कर दोगे कोई भी क्वेश्चन आए। तो बेटा माइंड सेट कर लो, एजीएम के लिए 3 सेक्शन 96, 97, 121। सुनो भाई, एजीएम की 20 बातें बताऊंगा और फिर तुमसे पूछूंगा। हमारा दूसरा टॉपिक आज का क्या है बच्चों? एजीएम। तो सबसे पहली बात, जनरल मीटिंग 2 तरीके की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो बेटा एजीएम क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट है, यानी साल में एजीएम कितनी बार होती है? 1 बार। और सेक्शन कौन सा एजीएम का? 96। हर कंपनी को एजीएम करानी है। एवरी कंपनी shall conduct annual general meeting except 1 person company। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा पेपर में, जल्दी से बताओ कौन सी कंपनी को एजीएम कराने की जरूरत नहीं है? 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी को छोड़ के बाकी सारी कंपनी को, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को एजीएम करानी है, और साल में कितनी बार? 1 बार। अब बेटा एजीएम भी 2 तरीके से होती है। एजीएम बेटा फर्स्ट एजीएम, जैसे आपका पहला बचपन में फर्स्ट बर्थडे मना था, हर बच्चे का फर्स्ट बर्थडे मना था, वैसे ही जब कोई कंपनी बनती होगी तो पहली एजीएम तो होती होगी। तो फर्स्ट एजीएम और सब्सिक्वेंट एजीएम। तो हम बात करते हैं बेटा, एजीएम भी एक होती है फर्स्ट एजीएम, एक होती है सब्सिक्वेंट। तो बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए बच्चे? 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? क्लोजर ऑफ, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और जिस कैलेंडर ईयर में आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, जिस साल आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, उस साल आपको एजीएम कराने की जरूरत नहीं है। आपको तो कब पहली एजीएम करानी है? विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बेटा फर्स्ट एजीएम में आरओसी कोई एक्सटेंशन नहीं देगी। फर्स्ट एजीएम में आरओसी कोई एक्सटेंशन नहीं देगी। अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम कब हो जानी चाहिए सर? 3 डेट बताऊंगा मैं, 3 डेट में विच एवर इज अर्लियर। 3 डेट विच एवर इज अर्लियर। पहली डेट सब्सिक्वेंट एजीएम 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप सब्सिक्वेंट एजीएम करा रहे हो, जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके 6 महीने के अंदर सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए। 2 एजीएम में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और हर कैलेंडर ईयर में 1 एजीएम हो जानी चाहिए। यहां से 3 डेट निकल के आएगी, इन 3 डेट में विच एवर इज अर्लियर। फिर उसके बाद बेटा आरओसी सब्सिक्वेंट एजीएम में एक्सटेंशन दे सकती है। आरओसी सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या दे सकती है बेटा? एक्सटेंशन। पर वो एक्सटेंशन सिर्फ स्पेशल रीजन में देगी, स्पेशल रीजन होने चाहिए, और एक्सटेंशन किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 3 महीने से ज्यादा की एक्सटेंशन नहीं हो सकती। जल्दी से मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए? विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
क्या जिस साल आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है उस साल फर्स्ट एजीएम करानी है? नहीं करानी है। क्या फर्स्ट एजीएम में आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है? बिल्कुल नहीं देगा। सब्सिक्वेंट एजीएम कितने टाइम में हो जानी चाहिए? 3 डेट विच एवर इज अर्लियर। पहली डेट हर कैलेंडर ईयर में एक सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए। जब भी जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप सब्सिक्वेंट एजीएम करा रहे हो उसके 6 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए। नॉट मोर देन 15 मंथ गैप बिटवीन 2 एजीएम। 2 एजीएम में 15 महीने से ज्यादा का गैप, तो कितनी डेट निकल के आएगी? 3 डेट। इन 3 डेट में विच एवर इज अर्लियर। क्या सब्सिक्वेंट एजीएम में आरओसी एक्सटेंशन दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। स्पेशल रीजन, और किससे ज्यादा नहीं होगी? नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। लो बेटा एक क्वेश्चन और हो गया, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम। दूसरा बेटा एजीएम कब होनी चाहिए? एजीएम का डेट और टाइम प्लेस सुनो बेटा। हर एजीएम बिजनेस आवर में होनी चाहिए। एजीएम कब होनी चाहिए? बिजनेस आवर में। और बिजनेस आवर का मतलब 9 to 6। आप किसी भी दिन एजीएम बुला सकते हो, पर वो क्या नहीं होना चाहिए? नेशनल हॉलीडे। तो एक बात और पता चलती है हमें, एजीएम आप बिजनेस आवर में करा सकते हो 9 to 6, किसी भी दिन करा सकते हो अदर देन नेशनल हॉलीडे। और एजीएम जनरली कहां पे होती है? या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। रजिस्टर्ड ऑफिस पे इतना स्पेस नहीं है, तो जिस जगह पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी शहर, कस्बे, गांव में आप किसी अदर प्लेस पे भी क्या करा सकते हो? अपनी एजीएम करा सकते हो। क्लियर बच्चे? बेटा ध्यान से सुनना, एक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी की भी 2 कैटेगरी होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी इंडिया में कहीं पे भी अपनी एजीएम करा सकती है, पर कंडीशन क्या है? एडवांस में सारे मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। देखता हूं कौन बच्चा बताएगा मुझे, ऐसी कौन सी कंपनी है जो विद इन इंडिया, इंडिया में, आउटसाइड इंडिया नहीं, ऐसी कौन सी कंपनी है जो विद इन इंडिया कहीं पे भी अपनी एजीएम करा सकती है? जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही एजीएम करानी है। कौन सी कंपनी बेटा? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अनलिस्टेड कंपनी चाहे तो अपनी एजीएम इंडिया में कहीं भी करा सकती है, पर कंडीशन क्या है? सारे मेंबर की, 100% मेंबर की एडवांस में कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट बेटा 97। तो मैंने कहा कि एजीएम जानने के लिए बस 3 सेक्शन याद करने हैं, 96, 97, 121। अगर आपको तीनों सेक्शन आते हैं एजीएम पे, आप सॉलिड लिख के आओगे 7 नंबर का। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही बेटा एक्टिव रहो प्लीज। आप देखना बेटा चैप्टर आप मेरे साथ साथ कंप्लीट कर दोगे। बहुत अच्छा बेटा। 97 शॉर्ट में बताता हूं, 97 की पॉसिबिलिटी पेपर में ना के बराबर है, बस ध्यान से सुनो 2 मिनट। अगर सेक्शन 96 में जो टाइम लिमिट दे रखी थी, जो सेक्शन 96 में टाइम लिमिट दे रखी थी, उसमें किसी कंपनी ने अपनी एजीएम नहीं कराई, तो कोई भी कंपनी का मेंबर एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा सकता है कि आप हमारी एजीएम करा दो। और मेंबर की एप्लीकेशन पे एनसीएलटी क्या पास कर सकती है? एक ऑर्डर पास करेगी कंपनी को कि आपको अपनी एजीएम कंडक्ट करानी है। और उस एजीएम में अगर एक मेंबर भी आ गया, एक प्रोक्सी भी आ गया, वो मीटिंग वैलिड मान ली जाएगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, जनरली किसी भी मीटिंग में कम से कम 2 मेंबर होना जरूरी है। किसी भी मीटिंग के लिए 2 मेंबर का होना जरूरी है। आज मैं आपको एक एक्सेप्शन बता रहा हूं, अगर मीटिंग में एक मेंबर भी आ गया, उसका एक प्रोक्सी भी आ गया, तो मीटिंग क्या मानी जाएगी? वैलिड। तो वो कौन सी है बेटा? एजीएम बाई एनसीएलटी। लास्ट टाइम बोल रहा हूं बेटा, सेक्शन 96। अगर तुमने सेक्शन 96 में जो टाइम लिमिट थी उसमें अपनी एजीएम कंडक्ट नहीं कराई, तो किसी मेंबर की एप्लीकेशन पे एनसीएलटी क्या कर सकता है? मीटिंग का ऑर्डर पास कर सकता है। और अगर एनसीएलटी के ऑर्डर पे कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में अगर एक मेंबर भी आ गया या मेंबर का प्रोक्सी भी आ गया, तो उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। यह था सेक्शन 97, एजीएम बाई एनसीएलटी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 121 बेटा, रिपोर्ट ऑन एजीएम।
बड़ी कंपनी को अपनी एजीएम की रिपोर्ट किसको फाइल करनी है? आरओसी को। बेटा सुनना, सेक्शन 121 सिर्फ कौन सी कंपनी पे लगता है? हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपनी एजीएम की एक रिपोर्ट बनानी है। कौन सी कंपनी को बेटा? 121 किस पे एप्लीकेबल है? क्या प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल है? नो। क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है? नो। सिर्फ कौन सी कंपनी को अपनी एजीएम की रिपोर्ट बना के आरओसी को सबमिट करनी है? हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को हर एजीएम की हर साल एक रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट में कंफर्म करना है कि हमने जो अपनी एजीएम कराई है वो कंपनीज एक्ट और रूल्स को ध्यान में करते हुए कराई है। तो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या प्रिपेयर करनी है? एक रिपोर्ट। बेटा ईजीएम की रिपोर्ट, एजीएम की? एजीएम की। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी हर साल अपनी एजीएम की एक रिपोर्ट बनाएगी और उसमें कंफर्म करेगी जो हमारी एजीएम हुई है वो एज पर लॉ हुई है। बेटा ये रिपोर्ट लिस्टेड पब्लिक कंपनी किसको फाइल करेगी? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? एमजीटी 15। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। और 30 दिन कब से? जब से एजीएम कंक्लूड हुई। देखो कितने सारे एमसीक्यू। बताओ 121 कौन सी कंपनी, देखता हूं कौन कौन बच्चे मुझे एमसीक्यू में बताएंगे, कौन सी कंपनी अपनी एजीएम की रिपोर्ट आरओसी को फाइल करती है? दूसरा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्म जाता है आरओसी के पास? तीसरा क्वेश्चन, कितने दिन के अंदर आपको एमजीटी 14 आरओसी को फाइल करना है? तो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। कौन से फॉर्म में? एमजीटी 15। और जब एजीएम कंक्लूड हुई 30 दिन के अंदर किसको फाइल करेगी? आरओसी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और ये जो रिपोर्ट होगी ना बेटा, ये इन एडिशन टू मिनट्स होगी। हर मीटिंग की मिनट्स बुक बनती है, हर मीटिंग की मिनट्स बुक बनती है। बेटा हर कंपनी मिनट्स बुक बनाती है अपनी मीटिंग की, पर लिस्टेड पब्लिक कंपनी मिनट्स बुक तो बनाएगी, इन एडिशन अपनी एजीएम की रिपोर्ट भी प्रिपेयर करके किसको फाइल करेगी? आरओसी। और जो ये एजीएम की रिपोर्ट बनेगी बेटा, उसके अंदर ट्रू एंड फेयर जो भी मीटिंग में हुआ था उसकी करेक्ट समरी कहां पे मौजूद होगी? रिपोर्ट ऑन एजीएम। बहुत बढ़िया बेटा, सारे बच्चे ऐसे ही रेस्पॉन्स करते रहो बेटा। सारे बच्चे, भगवान करे सब पास हो जाए। ठीक है बेटा, ऊपर वाले की कृपा रहेगी, सब पास हो जाओगे। 1 महीना है, मन लगा के अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके बस पढ़ाई करते रहो, सब बेटा सीएम में बनोगे। कोई देर से बनेगा पर बनोगे सब। जो लगा रहेगा वो बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा, कंटेंट और अच्छा लगेगा, बस फोकस रखो बेटा। आज के यूथ का फोकस हट जाता है। अभी किसी मैडम का मैसेज आ जाएगा, चलो सर की क्लास कहां इंपॉर्टेंट है, मैडम से बात करनी जरूरी है। ऐसी मैडम या ऐसे सर जो आपको पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपके बेटा ये आपके भले के बारे में नहीं सोचते। वो आज तो आपको बर्बाद करेंगे और कल भाग जाएंगे। तो बेटा जो आपके साथ रहेगा, जो रात को भी बेटा देखो इस टाइम आपके साथ हूं तो आपके भले के लिए। कल ही हमने कोर्स कंप्लीट किया है, तो बेटा प्लीज रिपोर्ट के कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, ये जो बेटा रिपोर्ट है, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, बेटा रिपोर्ट में क्या क्या बात बतानी है? बेटा लिस्टेड पब्लिक कंपनी अपनी एजीएम की रिपोर्ट बना के सबमिट करेगी। उसमें कंटेंट क्या होगा? डे, डेट, आवर, वेन्यू। एजीएम की डे, डेट, आवर बतानी है। कंफर्म करना है हर मीटिंग का एक चेयरमैन होना चाहिए, जैसे हर शादी का एक पंडित, हर क्लास का एक टीचर, हर क्लास का मॉनिटर, वैसे ही हर मीटिंग का क्या होना चाहिए? चेयरमैन। तो चेयरमैन का कंफर्म करोगे। कितने मेंबर मीटिंग में आए, क्या कोरम मौजूद था या नहीं, कौन सा बिजनेस मीटिंग में ट्रांजैक्ट हुआ, रखा गया। बिजनेस भी 2 तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। उस बिजनेस का रिजल्ट क्या रहा, मीटिंग कहीं बेटा एडजन, पोस्टपोन्ड वगैरह, चेंज इन वेन्यू, इन सारी बातों को आप अपने रिपोर्ट के अंदर मेंशन करोगे। और साइन कौन करेगा इस रिपोर्ट को? साइन रिपोर्ट पे बेटा साइन एंड डेटेड। साइन कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। हर मीटिंग का चेयरमैन होता है, तो जो भी चेयरमैन है मीटिंग का, वो एजीएम की रिपोर्ट पे साइन करेगा। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी एजीएम की रिपोर्ट आरओसी को फाइल करती है। साइन कौन करेगा? साइन एंड डेटेड, उस मीटिंग का चेयरमैन। और अगर किसी वजह से चेयरमैन साइन नहीं कर पाया तो फिर साइन कौन करेगा? 2 डायरेक्टर, जिनमें से क्या होना चाहिए बेटा? एमडी। और इफ देयर इज वन,
और साथ में एंड कंपनी सेक्रेटरी। अब बेटा अब है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, बस देखता हूं दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एजीएम, कितने बच्चे मुझे एजीएम पे जवाब देते हैं? 121। मैं खुद ही बता देता हूं, तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी अपनी एजीएम की रिपोर्ट बना के आरओसी को फाइल करेगी। नंबर 1, कौन से फॉर्म में फाइल करेगी? एमजीटी 14 एमजीटी 15, सॉरी बेटा, एमजीटी 15 में एजीएम की रिपोर्ट आरओसी को फाइल होगी। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। ये इन एडिशन टू क्या बनेगी? मिनट्स बुक। जो भी रिपोर्ट में आप लिखोगे ट्रू एंड फेयर करेक्ट समरी लिखोगे। कंटेंट क्या होगा इस रिपोर्ट का? डे, डेट, आवर, वेन्यू। चेयरमैन मीटिंग का कौन है? नंबर ऑफ मेंबर कितने अटेंड हुए, कोरम मौजूद था या नहीं, कौन सा बिजनेस मीटिंग में ट्रांजैक्ट हो रहा है, पर्टिकुलर अगर मीटिंग एडजन पोस्टपोन्ड हुई है तो उसकी, और रिपोर्ट को साइन कौन करेगा? रिपोर्ट पे साइन और डेटेड होने चाहिए, या तो चेयरमैन मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा, या 2 डायरेक्टर जिनमें से क्या होना चाहिए? एमडी एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो भाई कहीं लिख लो, ये जो सेक्शन 121 पढ़ा ना, इसमें 5 एमसीक्यू है, कहीं और से नहीं देखना, वो 5 एमसीक्यू को जरूर देख के जाना। लो बेटा मेरा एजीएम कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बेटा ईजीएम। ऐसे 7 ही तो टॉपिक है तुम्हारे मॉड्यूल में। हमारी जनरल मीटिंग कंप्लीट, ओआरएसआर हमने पढ़ लिया, एजीएम कंप्लीट हो गया 96 से 97 और 121। नेक्स्ट बेटा ईजीएम। बेटा सुनना मेरी बात, ईजीएम को लेके ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम। जो एजीएम नहीं है वो क्या है बेटा? ईजीएम। ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बेटा ध्यान से सुनना, कोई बच्चा बताएगा मुझे ईजीएम क्यों कराई जाती है? भैया एजीएम तो साल में एक बार होती है। अगर हमें बीच में, साल के बीच में शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है किसी मैटर पे, तो एजीएम तो साल में एक बार होती है। तो इमरजेंसी के लिए कौन सी मीटिंग होती है हमारी? इमरजेंसी जनरल मीटिंग। तो बहुत सारे साल के अंदर हमें बिजनेस ट्रांजैक्ट करने होते हैं, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी होती है, तो आप एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा कंसेप्ट आया? ईजीएम। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, ईजीएम कौन बुला सकता है? देखो मैंने लिख दिया ये देखो बेटा, ये रंग बिरंगा जो आपको दिख रहा है इससे समझो बेटा। ईजीएम कौन बुला सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सियो मोटो। दूसरा क्वेश्चन, ईजीएम कौन बुला सकता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सियो मोटो। अपनी मर्जी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब चाहे शेयर होल्डर की ईजीएम बुला सकते। तो बेटा पहला, बोर्ड में वेन एवर डीम फिट, जब भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उचित लगे शेयर होल्डर की ईजीएम करा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब एक क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस पे होती है, बिजनेस आवर में होती है, अदर देन नेशनल हॉलीडे। ईजीएम को लेके लॉ मेकर कुछ नहीं बोल रहा है। तो ईजीएम बेटा आप इंडिया में कहीं पे भी करा सकते हो, जरूरी नहीं रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो। जनरली ईजीएम आप कहां पे करा सकते हो बेटा? लॉ मेकर ईजीएम को लेके साइलेंट है, ना तो बिजनेस आवर की बात करता, ना नेशनल हॉलीडे की बात करता, ना रजिस्टर्ड ऑफिस की। तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी करा सकते हो और किसी अदर प्लेस पे भी ईजीएम करा सकते हो। ठीक है बेटा? हां, एक कंपनी को छोड़ के अगर आपकी कोई होली ओन सब्सिडरी है जो कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है? आउटसाइड इंडिया। अगर कोई होली ओन सब्सिडरी है बेटा, अगर कोई होली ओन सब्सिडरी है जो आपने कहां पे इनकॉर्पोरेट की है? आउटसाइड इंडिया, उसको छोड़ के आप बाकी सारी ईजीएम इंडिया में कहीं पे भी करा सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई होली ओन सब्सिडरी है जो आपने कहां पे बनाई है? यूके में, तो वो ईजीएम यूके में ही होगी, बाकी सारी ईजीएम आप इंडिया में कहीं पे भी करा सकते हो। सेकंड बेटा अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाई है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कंपनी के मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाई है कि हमारी ईजीएम करा दो, तो मेंबर की रिक्वेस्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम कराएंगे आपकी। लेकिन जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है उनकी औकात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर हमें कैसे पता चलेगा उनकी औकात है? चेक करो, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या कंपनी नॉट हैविंग। भारत में 99% हैविंग शेयर कैपिटल होती है, शेयर वाली कंपनी।
तो जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है अगर उनके पास 1/10 वोटिंग पावर है, अगर वो मेंबर चाहे अकेला मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है बोर्ड को हमारी ईजीएम करा दो, बोर्ड को ईजीएम करानी ही पड़ेगी। सेकंड, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 किसका देख रहा है बेटा, यहां पे 1/10 देख रहा है आपको टोटल वोटिंग पावर। तो कुल मिला के पेपर के लिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, दो बातें। ईजीएम कौन करा सकता है, पहला क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सियो मोटो। सियो मोटो को मतलब अपनी मर्जी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब चाहे शेयर होल्डर की ईजीएम बुला सकते हैं अपनी मर्जी से। सेकंड, क्या मेंबर की रिक्वेस्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर की ईजीएम बुला सकते हैं? बिल्कुल। चेक करो, जो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं मेंबर, अकेला मेंबर हो या ग्रुप ऑफ मेंबर, उनके पास क्या होने चाहिए, 1/10 वोटिंग पावर होने चाहिए कंपनी की। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ईजीएम करानी ही पड़ेगी। तो अगर बेटा मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। जिस दिन रिक्वेस्ट लगाई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 45 दिन के अंदर ईजीएम कंडक्ट करानी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट जो लगाई है वो वैलिड रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट किसने लगाई है, ऐसे मेंबर ने जिनके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर है। अब सुनना बेटा, एक वैलिड रिक्वेस्ट कब मानी जाएगी, तीन चीजें चेक कर लो। अगर तीन चीजें चेक करो तो मान ली जाएगी वैलिड रिक्वेस्ट है। जो मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाई है उसका कोई मैटर होना चाहिए, भैया क्यों कराना चाहते हो ईजीएम ये तो बताओ, सेट आउट द मैटर। सेकंड, रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, और ये किसके साइन होने चाहिए बेटा, रिक्विजिस्ट। जो रिक्वेस्ट लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्विजिस्ट। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है उनके साइन भी होने चाहिए। बेटा ध्यान से सुनना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तुम्हारी रिक्वेस्ट पे 45 दिन के अंदर तुम्हारी ईजीएम नहीं कराई तो 45 दिन का टाइम तो किसके पास था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगले 45 दिन में रिक्विजिस्ट जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी अपनी ईजीएम खुद से भी करा सकते। भैया ध्यान से सुनो, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर की ईजीएम खुद से कराएंगे, या मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाई है तो मेंबर की रिक्वेस्ट पे कौन कराएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वैलिड रिक्वेस्ट होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा रिक्वेस्ट वैलिड है, एक तो रिक्वेस्ट के अंदर आपको मैटर बताना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कहां पे भेजनी है, डायरेक्टर के घर पे नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। और जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है रिक्वेस्ट पे उनकी साइन होने चाहिए, और जो रिक्वेस्ट लगाते हैं उनको हम बोलते हैं रिक्विजिस्ट। और जैसे ही वैलिड रिक्वेस्ट लगी बोर्ड 45 दिन के अंदर ईजीएम कराएगा। अगर बोर्ड ने 45 दिन में ईजीएम नहीं कराई तो जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी रिक्विजिस्ट, वो अपनी ईजीएम 45 दिन के बाद अगले 45 दिन में खुद से करा सकते हैं। क्लियर बच्चे। उसके बाद अगर बेटा बोर्ड ने तुम्हारी ईजीएम नहीं कराई तो रिक्विजिस्ट जब भी मीटिंग कराएंगे सेम मैनर में कराएंगे जिस मैनर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कराते। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तुम्हारी ईजीएम नहीं कराई और तुम खुद से अपनी ईजीएम करा रहे हो तो किस मैनर में अपनी ईजीएम कराओ, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारी ईजीएम कराते। अगर खुद भी कराओगे तो किस मैनर में, जैसे तुम्हारी मीटिंग बोर्ड ऑफ, यानी सारे मेंबर को बाकी के नोटिस भेजना पड़ेगा। और बेटा तुमने खुद ईजीएम कराई है, करानी किसको थी, बोर्ड को। तो ईजीएम कराने के जो भी खर्चे होंगे आप क्या कर सकते हो, कंपनी से रिम्बर्स कर सकते हो और कंपनी डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन से डिडक्ट कर लेगी। क्लियर बेटा, ये था आपका बेटा ये। और याद रखना, अगर रिक्विजिस्ट कौन, जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी, अगर उनकी ईजीएम बोर्ड नहीं कराता तो वो खुद से अपनी ईजीएम करा सकते हैं, लेकिन उन्हें सारे मेंबर को, बाकी के मेंबर को नोटिस भेजना पड़ेगा। कितने दिन पहले, 21 दिन पहले सबको ईजीएम का नोटिस भेजना पड़ेगा। और उस नोटिस में प्लेस, डेट, डे, आवर और एजेंडा मीटिंग का बताना पड़ेगा। एक और बात सुनना जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, अगर ईजीएम रिक्विजिस्ट खुद करा रहे हैं, नोट डाउन करना है बात सब बच्चे,
अगर ईजीएम रिक्विजिस्ट खुद करा रहे हैं अपनी, तो वो हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी। ये कुछ नया बता दिया मैंने। ईजीएम अगर रिक्विजिस्ट खुद अपनी करा रहे हैं तो वो कहां पे होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और अगर रिक्विजिस्ट खुद अपनी ईजीएम कराएंगे तो उसी मैनर में कराएंगे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कराते। सारे बाकी के मेंबर को 21 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा और उस नोटिस में प्लेस, डेट, डे, आवर, एजेंडा मीटिंग का आपको बताना पड़ेगा। क्लियर बेटा? तो ये हो गया मेरे तरफ से ईजीएम भी। अब देखता हूं कितने बच्चे बताएंगे सर पेपर में ईजीएम आ गया, मुझे कुछ नहीं पता। लो सुन लो 7 बातें, मोटी मोटी बातें। सेक्शन लिख के आना ईजीएम का 100। सेक्शन कौन सा है? 100। ऑल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग ईजीएम। ईजीएम का दूसरा नाम इमरजेंसी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हम ईजीएम क्यों कराते हैं? रीजन, क्योंकि एजीएम साल में एक बार होती है और अगर हमें साल के बीच में शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है तो वो अप्रूवल हम किसके थ्रू ले सकते हैं? ईजीएम। ईजीएम कौन करा सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीओ मोटो अपनी मर्जी से, मेंबर की रिक्वेस्ट पे। लेकिन रिक्वेस्ट वैलिड होनी चाहिए और जिस मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाई है उसके पास 1/10 वोटिंग पावर होने चाहिए, इंडिविजुअली या जॉइंटली। और वैलिड रिक्वेस्ट कब मानी जाएगी? रिक्वेस्ट के अंदर सेट आउट द मैटर। रिक्वेस्ट कहां पे जानी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। और रिक्वेस्ट पे रिक्विजिस्ट के साइन होने चाहिए। और बोर्ड को कितने दिन के अंदर करानी है? 45 दिन के अंदर, जिस दिन रिक्वेस्ट लगाई। अगर बोर्ड 45 दिन में नहीं कराता तो नेक्स्ट 45 डेज, या आप बोल दीजिए 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, आप रिक्विजिस्ट अपनी ईजीएम खुद से करा सकते। जब अपनी ईजीएम खुद से कराएंगे तो सेम मैनर में कराएंगे जिस मैनर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कराते। आपको भी सभी मेंबर को नोटिस 21 दिन पहले देना पड़ेगा। नोटिस में टाइम, प्लेस, डेट, एजेंडा मीटिंग का बताना पड़ेगा। और रिक्विजिस्ट अपनी अगर ईजीएम खुद करा रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी और जितना भी खर्चा होगा कंपनी रिम्बर्स करेगी और कंपनी डायरेक्टर की रेम्युनरेशन से डिडक्ट कर लेगी। देखो कितनी आसानी से मैंने एजीएम, ईजीएम, ओआर, एसआर क्लियर कर दिया। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आपसे पूछेगा, मैं आपको बेटा एक बेस बना के आया हूं कि मॉड्यूल में कौन से पीछे क्वेश्चन दे रखे उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओआर, एसआर, एजीएम पे, ईजीएम पे आ जाते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई। नेक्स्ट लिख लो सारे बच्चे, कोरम। अगला क्वेश्चन जो पेपर में पूछ सकता है बेटा वो क्या है? कोरम। कोरम मोस्ट इंपोर्टेंट। बेटा ऐसे आज कितना अच्छा लग रहा है बेटा। हाँ भाई साहब, अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस ये अच्छा लास्ट तक लगे। बेटा अगर कोई तुम्हारी मदद कर रहा है और तब भी बेटा तुम क्लास को आज भी घर बैठ के सीरियस नहीं ले रहे हो तो तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, तुम खुद को और अपने मां बाप को धोखा दे रहे हो। कोई तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई पैसे तो चार्ज नहीं होते बेटा। और अपने स्टूडेंट जो है वो तो एक्टिव रहे बेटा, उसको तो मेरे से ही पढ़ा हुआ है उन्होंने, उनके लिए कितना इजी हो रखा है आज। तो बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोरम। देखो कोरम को पढ़ते हैं। कोरम क्या होता है बेटा? किसी भी वैलिड जनरल मीटिंग के लिए कोरम का होना जरूरी है। सर क्या होता है कोरम? कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग के लिए कम से कम कुछ मेंबर का आना जरूरी है। तो अगर कोरम मौजूद नहीं होता, अगर कोरम मौजूद नहीं होता मीटिंग में, तो मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। तो कोरम का मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड मीटिंग। कितना होना चाहिए बेटा कोरम? ध्यान से सुनना। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, प्रोक्सी कोरम में काउंट नहीं होते। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और 1000 से ज्यादा मेंबर है और 5000 तक पब्लिक कंपनी में मेंबर है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए फॉर ए वैलिड कोरम। यानी कोरम में किसको काउंट नहीं करते बच्चे? जल्दी बताओ मुझे। प्रोक्सी को। और अगर 5000 से ज्यादा मेंबर है आपकी पब्लिक कंपनी में तो कोरम कितना होना चाहिए? मिनिमम 30 मेंबर प्रेजेंट फॉर ए वैलिड कोरम। तो देखो कितना सिंपल। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड मीटिंग।
कितना होना चाहिए कोरम? सेक्शन 103 बताता है। पब्लिक कंपनी की 3 कैटेगरी करो। पब्लिक कंपनी 1000 तक मेंबर है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अगर मेंबर 1000 से ज्यादा और 5000 तक है 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अगर पब्लिक कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर है तो मिनिमम 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तीनों ही केस में प्रोक्सी को काउंट नहीं किया जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो एज पर कंपनीज एक्ट है। अगर तुम्हारे आर्टिकल में, सर क्या होते हैं आर्टिकल? जब भी कोई कंपनी बनती है उसके 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल। एओए के अंदर क्या डिफाइन होते हैं कंपनी के? इंटरनल रूल्स एंड, तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। एओए डिफाइन इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन। अगर किसी कंपनी, अगर कोई कंपनी चाहे तो आर्टिकल के थ्रू कोरम को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज नहीं कर सकती। यानी आर्टिकल के थ्रू आप कोरम को इंक्रीज कर सकते हो पर डिक्रीज नहीं। कोई पब्लिक कंपनी है, एज पर कंपनीज एक्ट मेंबर कितने होने चाहिए? अगर पब्लिक कंपनी में 1000 तक मेंबर है, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। आर्टिकल में लिखा था नहीं नहीं 25 मेंबर होने चाहिए कोरम के लिए, तो फिर 5 या 25? 25। तो बेटा आर्टिकल के थ्रू कोरम को इंक्रीज कर सकते हैं पर डिक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर बच्चे? चलो बेटा, बेटा ये जो अभी आ गए है ना बेटा, इग्नोर करो। ये बीच में कुछ आते हैं बेटा चोर टाइप आदमी, तो ये चोर टाइप आदमी आपको दिख रहा होगा बेटा, तो इसको इग्नोर करे बेटा, इग्नोर करो बेटा ऐसे गधे आदमी को। ठीक है बेटा? बेटा फंस गया ना तू बेटा। ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है बेटा, मोर बना देंगे तेरा बेटा कोई। ठीक है, सभी जिंदाबाद है पर बेटा यहां पे क्यों पाकिस्तान से क्लास ले रहा है क्या? ये बेटा चोर टाइप आदमी आते हैं बेटा, और ये होते हैं चोर किसके होते हैं तुम्हें भी पता है ये बेटा। चलो इग्नोर, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं बेटा। चलो बेटा, बेटा इग्नोर करो, ये डिस्टर्ब करने के लिए लोग आते हैं बेटा। ठीक है बेटा? चलो ठीक है बेटा, छोड़ो बेटा, नाम नहीं लेना किसका, जो भी है बेटा। इससे पता चल रहा है जो भी है चोर टाइप आदमी है। चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनो बेटा बच्चे। प्रोक्सी, बेटा प्रोक्सी क्या करते हैं बेटा? प्रोक्सी को कोरम में काउंट नहीं करते। क्या करते हैं बेटा? प्रोक्सी को कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए कोरम के लिए। तो बेटा आर्टिकल को आप क्या कर सकते हो? आर्टिकल के थ्रू आप कोरम को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर। बेटा एक बात बताओ, आर्टिकल के थ्रू आप कोरम को इंक्रीज कर सकते हो पर क्या नहीं कर सकते हो? डिक्रीज। चलो बच्चे, कोई नहीं बेटा, इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं अभी, इस बंदे की टेंशन मत लो। चलो बेटा नेक्स्ट है बेटा कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बेटा अगर कोरम कितने टाइम तक मौजूद नहीं होता? बेटा इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ आवर, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता विद इन हाफ एंड आवर, तो हाफ एन आवर अगर कोरम मौजूद नहीं होता बेटा तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। कब हो जाएगी एडजर्न? नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कोई अदर टाइम एंड प्लेस भी डिसाइड कर सकते हैं। तो बेटा याद रखना, अगर आधे घंटे में कोरम मौजूद नहीं होता जो टाइम फिक्स थी, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कोई अदर टाइम एंड प्लेस डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर एडजर्न एजीएम में भी या एडजर्न मीटिंग में कोरम मौजूद नहीं होता इस टाइम पे, तो फिर क्या होगा बेटा? हाँ बेटा एक क्वेश्चन है मेरा, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम मौजूद नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा बेटा? जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे
उन्हीं को हम कोरम मान लेंगे। लेकिन बेटा एक और बात ध्यान से समझना, अगर कोई मीटिंग एडजर्न हो गई है या टाइम चेंज हुआ है तो कंपनी को अपने मेंबर को नोटिस देना फिर भी पड़ेगा। कितने दिन पहले? कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, आइदर इंडिविजुअली या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। तो अब देखो बेटा, एक बार 2 मिनट में इसको पूरा रिकॉल कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। पेपर में क्वेश्चन आया कोरम पे, तो सेक्शन कौन सा याद रखना है? 103। कोरम पे सेक्शन आ गया बेटा 103, तो सबसे पहले लिखना कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड जनरल मीटिंग। किसी भी वैलिड जनरल मीटिंग के लिए कोरम का होना जरूरी है। कोरम कितना होता है? पब्लिक कंपनी 3 केस, पब्लिक कंपनी है, मेंबर अप टू 1000 है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, मेंबर 1000 से ज्यादा है और कितने तक है? 5000 तक, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट फॉर ए वैलिड कोरम। और अगर पब्लिक कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो यहां से इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आई कि कोरम में किसको काउंट नहीं किया जाता? प्रोक्सी को। आर्टिकल के थ्रू आप कोरम को इंक्रीज कर सकते हो पर डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए फॉर ए वैलिड कोरम। अगर आधे घंटे तक कोरम मौजूद नहीं होता, जो टाइम फिक्स किया गया है, तो आप क्या कर दोगे बेटा? मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कोई अदर टाइम प्लेस भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मीटिंग एडजर्न और टाइम चेंज हुआ है तो कंपनी को कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा अपने मेंबर को, आइदर इंडिविजुअली आइदर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। और अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम मौजूद नहीं होता विद इन हाफ एन आवर, तो जितने भी मेंबर्स है कम से कम 2 तो होने चाहिए, उसी को मीटिंग क्या कर लेंगे बेटा? उसी को हम वैलिड कोरम मान लिया जाएगा। बेटा जब भी कभी 103 लिखो तो 2 सेक्शन और 103 के साथ चलते हैं, 112 और 113। 112 113 सिर्फ 1 मिनट में सुनो बेटा। 112 क्या बोलता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। 112 में क्या बोलते हैं बेटा? कि जो भी, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट जो भी शेयर होल्ड करती है वो किसके नाम पे होल्ड करती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्ड करती है किसके नाम पे? गवर्नर। तो बेटा प्रेसिडेंट खुद तो नहीं जाएंगे भैया, गवर्नमेंट के शेयर किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो जो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है अगर वो मीटिंग में जाएगा उसे भी कोरम का पार्ट माना जाएगा। अगर गवर्नर का कोई रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड करने जाएगा उसे भी क्या माना जाएगा? कोरम का पार्ट माना जाएगा। तो बेटा जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी जब किसी कंपनी में शेयर होल्ड करती है तो वो शेयर किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट गवर्नर किसी मीटिंग में इंडिविजुअली नहीं जाएंगे, उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड करेगा उसे भी कोरम का पार्ट माना जाएगा। 113 किसकी बात करता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती। और अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रही है तो एक कंपनी तो दूसरी कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या है बेटा? कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी अपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग में भेजेगी उसे भी कोरम का पार्ट माना जाएगा। एक क्वेश्चन देखो बेटा, जल्दी से मुझे बताना, देखता हूं कितने बच्चे बताएंगे। एक कंपनी है, उसमें बेटा पब्लिक कंपनी है, 700 मेंबर है। तो पहले तो मुझे बताओ 1000 से कम है तो कितने मेंबर होने चाहिए? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। बेटा 700 मेंबर है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, अब देखता हूं मैं तुमसे पूछता हूं मीटिंग में आया कौन कौन? एक तो मिस्टर ए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुझे बताओ ये कोरम में काउंट होगा। मिस्टर बी और सी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जनरली कोरम में काउंट नहीं होते। मिस्टर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एबीसी लिमिटेड, और तो इसको भी कोरम का पार्ट माना। और ये जो मिस्टर ई एफ जी एच है ये प्रोक्सी है, तो बेटा कोरम मौजूद नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये भी हो गया हमारा कोरम। दो, देखो बेटा मिस्टर डी 2 कंपनी पे आया तो इसे 2 पर्सन माने जाएंगे, लेकिन 2 और 1 3, तो होने कितने चाहिए थे? 5। क्लियर बच्चे?
तो कोरम भी हमारा क्लियर बेटा। यहां तक किसी बच्चे को पहले डाउट पूछने हो पूछो बेटा, कोरम पे डाउट पूछो, एजीएम, ईजीएम, ओआर, एसआर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट टॉपिक जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है बेटा, मिनट्स। लिख लो भाई मिनट्स। बस आधे घंटे में बेटा क्लास ओवर हो जाएगी, 3-4 टॉपिक और है मेन। मिनट्स, हाँ बेटा, इस पे बेटा एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है मिनट्स पे। 7 नंबर का क्वेश्चन बेटा मिनट्स पे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर मिनट्स पे क्वेश्चन आ जाए, माइंड सेट कर लो 3 सेक्शन, 118, 119, 120। ठीक है बेटा। तो सुनो भाई, मिनट्स की बेटा 20-25 इंपॉर्टेंट बातें। हर मीटिंग की सेपरेट मिनट्स बुक बनती है बेटा। ए डिस्टिंक्ट मिनट्स बुक शैल बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग। हर मीटिंग की सेपरेट मिनट्स बुक बनती है। चाहे जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग मेंबर्स की होती है, उसकी भी मिनट्स बुक बनेगी। क्रेडिटर की कोई मीटिंग है, उसकी भी मिनट्स बुक बनेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है, उसकी भी मिनट्स बुक बनेगी। और कमेटी की अगर कोई मीटिंग है, उसकी भी मिनट्स बुक बनेगी। हर मीटिंग की मिनट्स बुक बनती है, चाहे मेंबर की जनरल मीटिंग हो, क्रेडिटर की मीटिंग हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग है या कमेटी की मीटिंग है, सबकी सेपरेट मिनट्स बुक बनती है। ये पॉइंट लिख दोगे। फिर उसके बाद सेक्शन कौन से, 118, 119, 120। अब सुनना मेरी बात, कितने टाइम के अंदर बेटा मिनट्स बुक बनानी है? हर मिनट्स बुक में एंट्री कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? मैक्सिमम 30 दिन। और 30 दिन कब से? कंक्लूजन ऑफ एवरी एजीएम। तो मिनट्स बुक, टाइम लिमिट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स, जो मिनट्स बुक में एंट्री हो जानी चाहिए वो कितने दिन के अंदर? विद इन मैक्सिमम 30 डेज। और 30 डेज कब से? कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग। और उसमें क्या भी आपको लिखना है? अलोंग विद डेट ऑफ द एंट्री। जब भी आप मिनट्स बुक बनाओगे 3 बातों को ध्यान में रखना। सारे पेज मिनट्स बुक के कंजिक्यूटिवली नंबर होने चाहिए। हर पेज पे इनिशियल, इनिशियल का मतलब पूरा साइन ना करके अरुण सर ने ऐसे कर दिया। हर पेज इनिशियल और साइन होना चाहिए। और लास्ट पेज पे तो डेट और साइन होनी चाहिए। कौन साइन करेगा मिनट्स बुक? अब ये चेक करो, हम तो जनरल मीटिंग पढ़ रहे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक को कौन साइन करता है? या तो चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग, जो भी जनरल मीटिंग का चेयरमैन था वो मिनट्स बुक को साइन करेगा। और अगर कोई डेथ हो जाती है, इनएबिलिटी चेयरमैन की, तो कोई भी डायरेक्टर जिसे बोर्ड ने ऑथराइज किया है, किस पर्पज के लिए? कि आप हमारे बिहाफ पे मिनट्स बुक को साइन करोगे। और कब तक हो जानी चाहिए साइन बेटा? विद इन मैक्सिमम 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। तो लो मैं तुमसे 5 बातें पूछता हूं मिनट्स बुक पे। सेक्शन बताओ, 118, 119, 120। हर टाइप की मीटिंग की मिनट्स बुक बनेगी, चाहे मेंबर की जनरल मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग, कमेटी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। कब तक प्रिपेयर कर देनी है बेटा आपको मिनट्स? विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग। जब भी आप मिनट्स बुक बनाओगे, सारे पेज कंजिक्यूटिवली नंबर, हर पेज इनिशियल और साइन, लास्ट पेज डेटेड एंड साइन। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है बेटा? हु विल साइन द मिनट्स? बस तुम क्या पढ़ के जाना बेटा, जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक साइन कौन करता है? जो भी चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग और उसके एब्सेंस में कोई डायरेक्टर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है। अगर कोई पूछ भी ले एमसीक्यू में, बोर्ड और कमेटी की मीटिंग को कौन, मिनट्स बुक को कौन साइन करता है? अगर बोर्ड मीटिंग की कोई मिनट्स बुक है या कमेटी की मीटिंग की कोई मिनट्स बुक है, या तो उस मीटिंग का चेयरमैन या अगली मीटिंग का चेयरमैन। बस इतना याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। आपके पेपर में पूछना चाहिए जनरल मीटिंग, लेकिन कहीं से क्वेश्चन क्या बता देंगे कि बोर्ड मीटिंग की मिनट्स बुक को कौन साइन करता है? चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग और चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग। क्लियर बच्चे? आगे बेटा, कब तक बेटा साइन हो जानी चाहिए मिनट्स बुक? विद इन मैक्सिमम 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। मिनट्स बुक बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन, मिनट्स बुक कहां मेंटेन होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कितने टाइम के लिए? प्रिजर्व परमानेंटली। मिनट्स बुक प्रिजर्व करनी है परमानेंटली। और किसकी कस्टडी में मिनट्स बुक होती है? कंपनी सेक्रेटरी और एनी डायरेक्टर ऑथराइज बाय बोर्ड। ठीक है बच्चे? बेटा मिनट्स बुक के कंटेंट क्या होंगे? सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, सुनना। मिनट्स बुक के अंदर आपको क्या क्या बताना है?
जितने भी ऑडिटर और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो मिनट्स बुक में जरूरी आपको बताना है। कितने डायरेक्टर प्रेजेंट थे मीटिंग में, ये भी मिनट्स बुक में लिखना जरूरी है। और कितने डायरेक्टर ने नेगेटिव वोट की है, डिसेंटिंग का मतलब जिसने अगेंस्ट में वोट किया है, मिनट्स बुक में लिखना जरूरी है। और मिनट्स के अंदर जो भी बात आप लिखोगे मिनट्स बुक में, वो ट्रू एंड फेयर करेक्ट समरी होनी चाहिए। जो मीटिंग में एक्चुअली हुआ वही आप मिनट्स बुक में लिखोगे। हां, कुछ मैटर आपको मिनट्स बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैटर बेटा, जो भी मीटिंग का चेयरमैन होता है, हर मीटिंग का चेयरमैन होता है और चेयरमैन की डिस्क्रिशन है, मर्जी है। अगर कोई मैटर डेफामेटरी है, इररेलीवेंट है, कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो चेयरमैन को मिनट्स बुक से उस पार्ट को हटा सकता है। तो किसकी डिस्क्रिशन है बेटा? चेयरमैन जो होता है मीटिंग की, उसकी डिस्क्रिशन है कौन सा मैटर मिनट्स बुक का पार्ट बनेगा, कौन सा मैटर मिनट्स बुक का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ बच्चे, शुभम मैंने पहचान लिया आपको बेटा, उड़ीसा से हो आप। ठीक है बेटा, मेरी बात हुई थी आपसे, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ठीक है बेटा, चलो बच्चे, तो मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन पूछना है बेटा। बताना मिनट्स बुक कंटेन और मिनट्स बुक डज नॉट कंटेन। क्या क्या बातें आपको मिनट्स बुक में बतानी है? सारे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट मिनट्स बुक में जरूर बताओ। कितने डायरेक्टर प्रेजेंट थे जरूर बताओ। किस डायरेक्टर ने अगेंस्ट में वोट की है वो भी आपका उसका नाम लिखना है, उसका नेम मेंशन करना है। और कुछ ऐसे मैटर है जो आपको लिखने की जरूरत नहीं। कौन से मैटर? जो डेफामेटरी है। डेफामेटरी का मतलब कोई हम पे मानहानि का केस कर सकता है। इररेलीवेंट इमटेरियल है बेटा। अब बीच में क्या हुआ था बेटा कि दीपिका पादुकोण ने बेटा डांस करके दिखाया था, तो इररेलीवेंट है ना, उसे मिनट्स बुक में क्यों लिख रहे हो? इमटेरियल है। या कोई ऐसी बातें हैं जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये किसकी डिस्क्रिशन है कि कौन सा मैटर इंक्लूड होगा, कौन सा एक्सक्लूड? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बेटा मिनट्स बुक आपको प्रिजर्व करनी है परमानेंटली। हाँ बेटा, जो जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक है, बोर्ड मीटिंग की जो मिनट्स बुक होती है, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स बुक नॉट ओपन फॉर इंस्पेक्शन। जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक को कौन चेक कर सकता है? ओपन फॉर इंस्पेक्शन। कोई भी मेंबर बिना किसी चार्ज के मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल के थ्रू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है। बेटा अनिकेत, आज ध्यान दे बेटा, क्लास तो 1 महीने होगी लगातार, और फिर 1 महीने के बाद तू फिर मुझसे कभी ये पूछ रहा होगा कि अगली क्लास कब होगी। क्लास होगी। एक्चुअली तुम फ्यूचर में सोचते हो क्लास कब होगी। आज की क्लास के मजे लेना, कल भी होगी, परसों भी होगी। आज में जियो तो खुश रहोगे। कल के चक्कर में पेपर आ गए, हुआ कुछ नहीं। सच्चाई है या नहीं? ठीक है बेटा, आज पे फोकस करो। जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक ओपन फॉर इंस्पेक्शन, कोई भी मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट चार्जेस। कंपनी चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है। कम से कम 2 घंटे का टाइम अलाउड होना चाहिए। यह नहीं कि 15 मिनट का टाइम रखा है। कोई भी मिनट्स बुक को अगर इंस्पेक्ट करना चाहता है तो कम से कम कितने घंटे के लिए अवेलेबल रहेगी? एटलीस्ट 2 आवर इन ईच डे आर अलाउड फॉर इंस्पेक्शन। हाँ बेटा, मेंबर एंटाइटल है मिनट्स बुक की, जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक की कॉपी के लिए वो एंटाइटल है, मांग सकते हैं। जिस दिन रिक्वेस्ट लगाएंगे कंपनी को, 7 दिन के अंदर कंपनी को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सॉफ्ट कॉपी भी बेटा मिनट्स बुक की मेंबर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कितने सालों की? पिछले 3 सालों की। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मेल पे भेज दी जाएगी। कोई दिक्कत? बस इतना देखना है। अब नालायकों मुझे बताओ, पेपर में मिनट्स बुक पे अगर क्वेश्चन आ जाए, 15-20 कंटेंट आपके पास है या नहीं? आप इंस्पेक्शन के साथ आपको लिखना है। क्लियर? देखो हमारे दीपांशु सीए इंटर के स्टूडेंट भी आए हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो देखो कितने टॉपिक मैंने करा दिया इतने टाइम में, 1 घंटे में। ORSR करा दिया, AGM करा दिया, EGM करा दिया आपको, कोरम करा दिया मैंने आपको, मिनट्स करा दिया। अब हम आते हैं बेटा मेथड ऑफ वोटिंग। कौन कौन से मेथड से वोटिंग हो सकती है बेटा?
ठीक है बेटा, चलो यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट? पहले मुझे कंफर्म करो सारे बच्चों को समझ में आ रहे हैं या नहीं बेटा। 6 टॉपिक हो चुके हैं, इतना पढ़ लेना इस वीडियो का बेटा बहुत है, सफिशिएंट। ठीक है बच्चे, आ जाते हैं बेटा। मिनट्स भी हो गया हमारा, अभी मुझे मेथड ऑफ वोटिंग। हाँ बेटा, एक इसमें ना एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी देख लेते हैं, प्रोक्सी। हाँ बेटा, प्रोक्सी। चलो बच्चे, अब आते हैं हम प्रोक्सी पे। बेटा प्रोक्सी की सिर्फ मेरे से 15 बातें सुन लो आप पेपर में, ये 15 बातें दिमाग में रख के जाओ और अपना प्रोक्सी पे अच्छा कंटेंट लिख के आओ। क्या क्या है बेटा, आराम से सुनो नंबरिंग के साथ। प्रोक्सी पे अगर क्वेश्चन आ जाए सेक्शन 105, हु कैन अपॉइंट प्रोक्सी, प्रोक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है? कोई भी कंपनी का मेंबर, कोई भी कंपनी का मेंबर जिसके पास 2 अधिकार है, मीटिंग अटेंड करने का और वोटिंग राइट। मीटिंग अटेंड करने का और वोटिंग राइट। कोई भी मेंबर जिसके पास 2 अधिकार है, मीटिंग अटेंड करने का और वोटिंग राइट का, तो ऐसा मेंबर अपने बिहाफ पे किसी अनदर पर्सन को एज ए प्रोक्सी अपॉइंट कर सकता है। क्या बेटा क्वेश्चन है मेरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रोक्सी अपॉइंट कर सकता है? नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मीटिंग अटेंड करने का तो राइट है, पर जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता। तो कोई भी मेंबर जिसके पास मीटिंग अटेंड करने का राइट है, वोटिंग करने का राइट है, वो किसी अनदर पर्सन को अपने बिहाफ पे प्रोक्सी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट आप पढ़ चुके हो, प्रोक्सी को कभी भी कोरम में काउंट नहीं किया जाता। लो ये भी पॉइंट याद रहेगा, प्रोक्सी कभी भी कोरम में काउंट नहीं होता। प्रोक्सी का बोलना मना है, प्रोक्सी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक एट सच मीटिंग। प्रोक्सी बेटा शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, प्रोक्सी पोल में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 5 पॉइंट तो सब बच्चों को याद हो गए। ऐसा मेंबर जिसके पास, एनी मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग, राइट टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज ए प्रोक्सी। प्रोक्सी कोरम का पार्ट नहीं होता, कोरम में काउंट नहीं होता, प्रोक्सी का बोलना मना है, प्रोक्सी पोल में पार्टिसिपेट कर सकता है, शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। प्रोक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, प्रोक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, पर इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर अगर किसी पर्सन को अपना प्रोक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो उसका मेंबर होना जरूरी है। जनरली प्रोक्सी का मेंबर होना जरूरी, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 कंपनी। उसके बाद प्रोक्सी के बारे में और सुनना बेटा, सुनना बेटा, एक पर्सन 50 मेंबर के बिहाफ पे प्रोक्सी अपॉइंट हो सकता है। एक पर्सन 50 मेंबर से ज्यादा के लिए प्रोक्सी अपॉइंट, एक मेंबर 50, सुनना बेटा, 50 मेंबर के बिहाफ पे एक प्रोक्सी अपॉइंट कर सकते हो, 50 मेंबर के बिहाफ पे एक प्रोक्सी अपॉइंट कर सकते हो, पर उसके साथ एक कंडीशन है, उन 50 मेंबर का जो एग्रीगेट टोटल वोटिंग राइट्स है वो 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 50 मेंबर अपने बिहाफ पे एक प्रोक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन 50 मेंबर का जो टोटल वोटिंग पावर है सबका मिला के वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी मेंबर के अकेले के ही 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है तो उसे एक अपना अलग से सेपरेट प्रोक्सी अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ बच्चों, प्रोक्सी फॉर्म कितने टाइम पहले भेजना होता है? 48 घंटे पहले आपको प्रोक्सी फॉर्म सबमिट करना होता है। कितने टाइम पहले? अगर आप कोई मेंबर खुद मीटिंग में नहीं आ सकता तो 48 घंटे पहले प्रोक्सी फॉर्म सबमिट करेगा। और प्रोक्सी फॉर्म कौन सा फॉर्म नंबर होता है? MGT 11। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, हाँ बेटा, जब भी जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, बच्चों एक बात बताओ, बिना नोटिस के जनरल मीटिंग नहीं होती, तो जब भी जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा तो
तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि अगर कोई मेंबर खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो अपने ब्याह पे अपने प्रोक्सी को मीटिंग में भेज सकता है, और प्रोक्सी का मेंबर होना जरूरी, लेकिन एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनी में प्रोक्सी का मेंबर होना जरूरी। ठीक है बेटा, तो प्रोक्सी फॉर्म सबमिट करना है। अब मैं तुमसे ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कितने बच्चे बताएंगे प्रोक्सी को सेक्शन। चलो एक सेकंड देखता हूं, सब मेरे साथ साथ लिखेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन प्रोक्सी पे। पहला क्वेश्चन, सेक्शन कौन सा है भाई प्रोक्सी का? 105। कौन सा है बच्चे? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्सी फॉर्म जो भी मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो उसे जो प्रोक्सी फॉर्म है उसका प्रोक्सी फॉर्म का नंबर कौन सा है? MGT 11। प्रोक्सी फॉर्म कितने टाइम पहले सबमिट करना है? 48 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग। प्रोक्सी की 3 रेस्ट्रिक्शन बताओ मुझे, 3 रेस्ट्रिक्शन प्रोक्सी की। प्रोक्सी का बोलना मना है, प्रोक्सी सोप हैंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, प्रोक्सी को कोरम में काउंट नहीं कर सकते। कौन प्रोक्सी को अपॉइंट कर सकता है? कोई भी मेंबर जिसके पास मीटिंग अटेंड करने का और मीटिंग में वोटिंग करने का राइट है, वो अपने ब्याह पे किसी अनदर पर्सन को प्रोक्सी अपॉइंट कर सकता है। क्या प्रोक्सी का मेंबर होना जरूरी है? जनरली प्रोक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, उसकी एक एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनी। फिर बेटा कितने मेंबर के ब्याह पे एक प्रोक्सी अपॉइंट हो सकता है? 50 मेंबर के ब्याह पे एक प्रोक्सी अपॉइंट, लेकिन 50 मेंबर की जो टोटल वोटिंग पावर है वो किससे ज्यादा नहीं होगी? 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? जब भी नोटिस जाएगा जनरल मीटिंग का तो उस नोटिस में एक प्रोक्सी स्टेटमेंट जरूर लिखी होगी कि अगर कोई मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता है बेटा? अपने ब्याह पे प्रोक्सी को भेज सकता है। अगर नोटिस में ये बेटा प्रोक्सी स्टेटमेंट नहीं दी तो कंपनी पे कितने, जो कंपनी का ऑफिसर है उस पे कितने रुपए की पेनल्टी है? 5000 की। अगर नोटिस में तुमने क्या नहीं मेंशन किया, जब तुमने नोटिस भेजा था ना जनरल मीटिंग, उसमें एक स्टेटमेंट जाएगा, अगर आप खुद नहीं आ सकते तो किसको भेज दीजिए? प्रोक्सी को। अगर ये स्टेट मेंशन नहीं किया तो जो ऑफिसर था कंपनी का जिसकी ड्यूटी थी, मान लेते CS ऑफिसर था, तो कितने रुपए की पेनल्टी? 5000। प्रोक्सी फॉर्म कब तक सबमिट हो जाना चाहिए मैंने बता ही दिया। सुनना बेटा सुनना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या प्रोक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट किया जा सकता है? बेटा 3 बातें बोलूंगा मैं। प्रोक्सी फॉर्म 48 घंटे पहले सबमिट होता है। अगर कोई मेंबर किसी प्रोक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है। पहले उसे क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 दिन पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर प्रोक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना चाहता है तो पहले क्या करना पड़ेगा? एडवांस नोटिस देना पड़ेगा 3 दिन का राइटिंग में, और अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी क्या, कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं बेटा? इंस्पेक्ट करना चाहता हूं प्रोक्सी फॉर्म। 3 दिन का एडवांस नोटिस देके कब इंस्पेक्ट कर पाएगा? या तो मीटिंग से 24 घंटे पहले या मीटिंग के कंक्लूजन के बाद। तो यहां पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, भैया प्रोक्सी फॉर्म कब सबमिट होता है? 48 घंटे पहले। वो कुछ अलग बात है। प्रोक्सी फॉर्म अगर कोई इंस्पेक्ट करना चाहता है तो पहले 3 दिन का एडवांस नोटिस दो, और करेगा कब? मीटिंग से 24 घंटे पहले या मीटिंग के कंक्लूजन के बाद प्रोक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकता है। और प्रोक्सी फॉर्म बेटा रिवोक हो सकता है क्या? कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल। अगर मेंबर खुद पर्सनली प्रेजेंट हो जाए तो प्रोक्सी फॉर्म रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या मेंबर ने बेटा, कोई मेंबर अनसाउंड माइंड हो जाए, मेंबर की डेथ हो जाए, मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर कर दे, और यह बात किसको पता चल चुकी है? मीटिंग से पहले कंपनी को इंटीमेशन दे दी गई है, तो प्रोक्सी फॉर्म क्या हो जाएगा? रिवोक। अगर सोल मेंबर खुद मीटिंग अटेंड करने चले जाए तो जो प्रोक्सी फॉर्म सबमिट किया था रिवोक। और अगर बेटा आपने मल्टीपल प्रोक्सी फॉर्म सबमिट किए थे तो जो लास्ट वाला प्रोक्सी फॉर्म है वो वैलिड, बाकी प्रोक्सी फॉर्म इनवैलिड। बताओ बच्चे समझ में आया या नहीं? लो प्रोक्सी भी हो गया।
तो 10-15 बातें जो मोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि पेपर में आपको 100% याद नहीं रहने वाला है। की पॉइंट क्लियर बेटा? चलो तो हमारा प्रोक्सी भी हो गया। ठीक है बेटा, सुना बेटा, एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है बेटा तुमसे पूछ सकता है, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में क्या फर्क होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में क्या फर्क होता है बेटा? अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो सेक्शन 102 बेटा, 4 बिजनेस होते हैं ऑर्डिनरी, बाकी सब होते हैं, चलो बेटा 4 बिजनेस होते हैं बेटा कंपनीज एक्ट में ऑर्डिनरी बिजनेस। 4 बिजनेस क्या होते हैं? ऑर्डिनरी। सर वो 4 बिजनेस बता दो हमें। फर्स्ट लिखो, टू कंसीडर एंड अडोप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, टू अपॉइंट एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ऑफ ऑडिटर, ये बेटा 4 बिजनेस हमारे। चौथा कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर में याद करो, टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग बाय रोटेशन, रिटायरिंग बाय रोटेशन। तो बेटा ये कंपनी एक्ट में 4 बिजनेस होते हैं ऑर्डिनरी, फाइनेंस, और ये चारों बेटा कहां पे होते हैं? एमसीक्यू में पूछ लेगा। ये चारों बिजनेस एजीएम में रखे जाते। 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर अडॉप्ट किया जाता है एजीएम में, ये कौन सा बिजनेस? ऑर्डिनरी। फाइनल डिविडेंड कहां डिक्लेयर किया जाता है? एजीएम में, कौन सा बिजनेस? ऑर्डिनरी। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स होती है, ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में होता है। या आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, किसके प्लेस पे? डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। अदर देन 4 बिजनेस, अदर देन 4 बिजनेस आर स्पेशल बिजनेस। बाकी सारे बिजनेस क्या होते हैं बेटा? स्पेशल बिजनेस। बेटा इसमें और क्या याद रखना है, पेपर में आ जाए बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस के नोटिस के साथ, जब भी ऑर्डिनरी बिजनेस कोई मीटिंग में रखा जाएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस के नोटिस के साथ क्या अटैच होके नहीं जाता? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बेटा जब भी जनरल मीटिंग में कोई ऑर्डिनरी बिजनेस रखा जाएगा, नोटिस तब भी जाएगा, पर नोटिस के साथ क्या नहीं जाएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। स्पेशल बिजनेस का नोटिस जब भी जाएगा, जब भी कभी स्पेशल बिजनेस का नोटिस जाएगा, उसके साथ हमेशा क्या अटैच होगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और लिख देना बेटा, अगर एजीएम के अंदर 4 बिजनेस होते हैं ऑर्डिनरी, अदर देन 4 बिजनेस, अगर एजीएम में 4 बिजनेस के अलावा कोई और रखे गए हैं अदर देन 4 बिजनेस, वो क्या माने जाते हैं बेटा? स्पेशल। और ईजीएम में सारे ही बिजनेस क्या होते हैं बेटा? ऑल बिजनेस आर स्पेशल बिजनेस, ऑल बिजनेस आर स्पेशल बिजनेस। ऑल बिजनेस आर स्पेशल बिजनेस। बेटा क्लियर है? ये स्पेशल ऑर्डिनरी बिजनेस पे क्वेश्चन आ जाए 102। 4 बिजनेस कंपनीज एक्ट में ऑर्डिनरी, बाकी सारे स्पेशल। कौन से 4 ऑर्डिनरी बिजनेस? टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अपॉइंट एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग बाय रोटेशन। और ये चारों बिजनेस कहां पे ट्रांजैक्ट होते हैं, रखे जाते हैं? एजीएम में। इन 4 बिजनेस के अलावा सारे बिजनेस स्पेशल।
ऑर्डिनरी बिजनेस के नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाता, स्पेशल बिजनेस के नोटिस के साथ हमेशा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है। एजीएम में 4 बिजनेस ऑर्डिनरी, बाकी सारे स्पेशल। ईजीएम के अंदर सारे बिजनेस क्या होते हैं? स्पेशल। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा नहीं? हाँ भाई पक्का हो जाएगा नहीं? अब आओ बेटा नोटिस, बस अब हमारा नोटिस बचा और मेथड ऑफ वोटिंग खत्म। जल्दी से आओ भाई नोटिस पे। नोटिस बेटा आ जाओ भाई, नोटिस ऑफ मीटिंग। ठीक है भाई बेटा, क्लास एंजॉय कर पा रहे हो या नहीं? बोर तो नहीं हो रहे हो बेटा? आज के यूथ से समझ आए ना आए, सबसे पहले यह पूछना पड़ता है कि भाई साहब मन लग रहा है या नहीं। चलो बेटा जल्दी से बताओ मुझे। चलो, क्योंकि इंटरेस्ट लोगे तो बेटा आप देखो मेरे साथ साथ कहीं लिख लो बेटा, एक टॉपिक बना लो नोटिस ऑफ मीटिंग, और इसी के साथ में क्या पढ़ा दूंगा तुम्हें? स्पेशल नोटिस। दोनों नोटिस एक साथ करा देता हूं, जनरल नोटिस और स्पेशल नोटिस। चलो बेटा, चलो बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। सुनो बेटा, आराम से सुनो बेटा, दिमाग में ना उस दिन इतनी वो होती है, जितने जिसको पॉइंट अच्छे से याद रह जाएंगे उतना अच्छा अटेम्प्ट करके आएगा। चलो भाई, बस 10-5-7 मिनट में ये, और बस मेथड ऑफ वोटिंग, आपका कंटेंट खत्म। चलो भाई जल्दी से। नोटिस बेटा पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, इस पे लगा लो 5 स्टार मेरी तरफ से। बच्चों के मजे में बेटा हम भी मजे में, बच्चे अगर मजे में टीचर मजे में। चलो बेटा आ जाओ भाई। कल बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, कल मैं 8, 8:30 या जो भी ये टाइम है यही फिक्स रखेंगे बेटा। कल मैं सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा जनरल मीटिंग के, और वो क्लास सिर्फ हमारी आधे घंटे की होगी। नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन होगा वो है प्रोस्पेक्टस, उसे मैं 1.25 घंटे में रिवाइज करा दूंगा परसों। तो कल हम बेटा यूट्यूब पे आएंगे सिर्फ एमसीक्यू के लिए, और उसमें देखना सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं कि सर एमसीक्यू में 30 लग जाए, 10 नंबर तो मैं डायरेक्टर से देख लूंगा। तो ऐसे बच्चे कल अटेंडेंस जरूर लगाए। मैं जनरल मीटिंग के 50 एमसीक्यू लेके आ रहा हूं, उस 50 के बाहर से जनरल मीटिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे? और भैया अगर बेटा क्लास पसंद आई है तो बेटा इसको फॉरवर्ड भी करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे नए बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े हैं बेटा, और कमेंट भी करना है। अगर अच्छा लगे कमेंट आप गलत भी कर सकते हो अगर अच्छा नहीं लगा, पर अपनी कमेंट करो जरूर बेटा। ठीक है बेटा? और दूसरा बेटा आपको बेटा ये कल बेटा लोगों को औरों को भी बताना है बेटा, बाकी जो सीएम में स्टूडेंट है किसी का देखो भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। पता नहीं देश में कहां कहां बच्चे बैठे हैं जिसको फाइनेंशियली इशू है, और जब मैं पूरे महीने जून वाले बच्चों के लिए आ रहा हूं तो उनको भी मदद मिलनी चाहिए। तो तुम्हारा बेटा सपोर्ट चाहिए, कोई इसके लिए चार्जेस तो है नहीं। ठीक है बेटा? जितना तुम सपोर्ट करोगे उतनी ईमानदारी के साथ मैं 1 महीना पढ़ा पाऊंगा। ठीक है बच्चे? बहुत बढ़िया बेटा। चलो बच्चे आ जाओ भाई जल्दी से। बेटा एक होता है नॉर्मल नोटिस, सेक्शन 101। बच्चों ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आएगा। किसी भी जनरल मीटिंग का, जनरल मीटिंग जब मैं बोल रहा हूं एजीएम और ईजीएम दोनों, किसी भी मीटिंग का बिना नोटिस के कोई भी मीटिंग वैलिड नहीं होगी। आप अगर एजीएम और ईजीएम कोई भी नोटिस बुलाओगे, 21 दिन का नोटिस, 21 क्लियर डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा, चाहे आप राइटिंग में दो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो किसी भी वैलिड जनरल मीटिंग के लिए नोटिस का जाना जरूरी है मेंबर को। कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज। और अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए? 14 डेज का नोटिस। तो नॉर्मल कंपनी का 21 क्लियर डेज नोटिस, सेक्शन 8 कंपनी का 14 डेज। अगर नोटिस बाई पोस्ट जा रहा है, अगर नोटिस कैसे जा रहा है बेटा? बाई पोस्ट, तो 21 दिन में
इन डेज को एक्सक्लूड कर देना। कौन से? बेटा अगर नोटिस आप बाई पोस्ट भेज रहे हो तो जिस दिन आपकी जनरल मीटिंग है, जो डेट ऑफ जनरल मीटिंग है, उसे 21 दिन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस दिन आपने नोटिस डिस्पैच किया उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। आज हमने नोटिस डिस्पैच किया, 48 घंटे तो लगेंगे जाने में, तो लो ये प्रिज्यूम करके चलता है 48 घंटे में पहुंच जाएगा। इन दिनों को लेकिन याद रखना, ये एक्सक्लूड तभी करना है जब नोटिस कैसे जा रहा है, बाई पोस्ट, मेल में नहीं करना है। मेल में बेटा 48 घंटे का क्या मतलब? तो बेटा अगर नोटिस बाई पोस्ट जा रहा है, जो डेट ऑफ जनरल मीटिंग का एक्सक्लूड करना, उस दिन को मत लेना। जिस दिन आपने नोटिस डिस्पैच किया उसको मत लेना। 48 घंटे आपको लगेंगे, हम मान के चलेंगे जिस दिन नोटिस डिस्पैच किया 48 घंटे में पहुंचेगा, तो इन डेज को आपको कंसीडर नहीं करना है, इनको 21 दिन में से एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट, हाँ बेटा, क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाई जा सकती है? क्या कुछ ऐसी सिचुएशन भी है कि हम 21 दिन के कम का नोटिस देख के एक वैलिड मीटिंग बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हो। आप एक शॉर्टर नोटिस पे भी वैलिड मीटिंग बुला सकते हो। एजीएम बुलाना चाहते हो तो पहले 95% अपने मेंबर जिनको वोट डालने का अधिकार है उनकी अप्रूवल लो एडवांस में। अगर शॉर्टर नोटिस पे एजीएम बुलानी है तो 95% जो कंपनी के मेंबर हैं जिन्हें वोट डालने का अधिकार है उनके एडवांस में अप्रूवल ले लो, तो फिर तुम 21 दिन से कम के नोटिस पे भी एजीएम बुला सकते हो। अगर आप ईजीएम शॉर्टर नोटिस पे बुलाना चाहते हो तो दो केस, या तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या कंपनी नॉट हैविंग। हैविंग शेयर कैपिटल का मतलब भारत में शेयर वाली कंपनी होती है, दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो। मीटिंग में जो मेंबर आए, 100 मेंबर मीटिंग में आए, मेजोरिटी देखो पहले तो अप्रूवल दे दे 51, और उन 51 के पास क्या भी होने चाहिए कंपनी की, 95% पेड अप शेयर कैपिटल। अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए ईजीएम में, तो ईजीएम भी शॉर्टर नोटिस पे बुलाई जा सकती है। मेजोरिटी तो होने चाहिए नंबर में, जैसे 100 मेंबर मीटिंग में आई, मेजोरिटी कितनी, 51, और उन 51 पे क्या भी होना चाहिए कंपनी की, 95% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो शॉर्टर नोटिस पे ईजीएम भी बुलाई जा सकती है। और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो आपको 95% जिनके पास टोटल वोटिंग पावर है उनकी अप्रूवल लेके आप शॉर्टर नोटिस पे ईजीएम बुला सकते हो। तो मुझे जल्दी से बताओ बेटा, एजीएम और ईजीएम शॉर्टर नोटिस पे बुलाई जा सकती है? बिल्कुल। एजीएम की कंडीशन 95% मेंबर जिनको वोट डालने का अधिकार है अगर उनकी अप्रूवल मिल जाए। ईजीएम दो केस, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में डबल क्राइटेरिया, मेजोरिटी नंबर और 95% पेड अप शेयर कैपिटल। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 95% टोटल वोटिंग पावर जिनके पास, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, जब नोटिस भेजोगे बेटा, नोटिस में क्या क्या स्पेसिफाई होना चाहिए? प्लेस, डेट, डे, आवर, और साथ में आपको एजेंडा भी बताना है। मीटिंग का एजेंडा क्या है? एजेंडा का मतलब कौन सा बिजनेस मीटिंग में ट्रांजैक्ट हो रहा है, और बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। तो जब भी आप नोटिस भेजोगे उसमें प्लेस, डे, आवर और एजेंडा ऑफ द मीटिंग आपको मीटिंग में नोटिस में मेंशन करना है। नोटिस के साथ हमेशा दो स्टेटमेंट जाते हैं, प्रोक्सी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नोटिस के साथ दो स्टेटमेंट हमेशा जाएगी, प्रोक्सी स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आज मैं एक्सपेक्ट किया था बेटा बच्चों को बोलना, इतने सारे बच्चे थे, 100 की एक्सपेक्ट किया था कि 100 बच्चे होंगे, पर देखो बेटा कल मैं उम्मीद करता हूं 100 बच्चे मुझे दिखने चाहिए कम से कम एमसीक्यू में। ठीक है बच्चे? 101 सबसेक्शन 3, कौन पर्सन एंटाइटल है बेटा रिसीव करने के लिए नोटिस? जब भी आप किसी जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे, मेंबर को भेजोगे कंपनी, मेंबर में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस जाएगा। कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका असाइनी, ऑडिटर और ऑडिटर्स और डायरेक्टर, ये पर्सन एंटाइटल है नोटिस रिसीव करने के लिए। क्लियर? और अगर बेटा कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, हमने नोटिस तो सबको भेजा था पर एक दो मेंबर को नोटिस नहीं गया, एक्सीडेंटल ओमिशन, जानबूझ के नहीं किया था, तो उसकी वजह से पूरी मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। बेटा एक रिक्वेस्ट है तुमसे, यहां पे एक मॉड्यूल में तुम्हारा ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक बेटा अपने मॉड्यूल में दे रखा, प्लीज वो आज एक होमवर्क है, कल मुझसे पूछ सकते हो। नोटिस पे प्रोसीजर पूछ सकता है
कि अगर कोई कंपनी अपना नोटिस राइटिंग में भी दे सकती है बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकती है। तो अगर कोई कंपनी अपना नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रही है तो उसका प्रोसीजर मॉड्यूल में दे रखा है। आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है बेटा। बहुत अच्छा बेटा, ये बच्चा, जो बच्चा भी है ये बेटा, ये ATWR जो भी है बेटा, अब देखो कितने अच्छे जवाब दे रहा है बेटा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एवरी मेंबर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बच्चे, अब बेटा हमारा क्या टॉपिक बचा भाई, अब बताओ। देखो कितनी जल्दी हमारा खत्म हो गया एक टॉपिक। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? मेथड ऑफ वोटिंग। ठीक है बच्चे, तो लास्ट टॉपिक लिखो बेटा आज का हमारा, मेथड ऑफ वोटिंग। बेटा इसमें ना बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा सा ना इस पे लिख भी देता हूं। मेथड ऑफ वोटिंग लिख लो भाई, 7 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। मेथड बेटा, मेथड ऑफ वोटिंग। चार मेथड है बेटा वोटिंग की। कौन कौन से? वोटिंग बाई शो ऑफ हैंड, भैया शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो सकती है, और वोटिंग बाई पोल, ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट। इन पे बेटा 100% क्वेश्चन जो मैंने आज आपको पढ़ाया बेटा, ये सारी चीजें कवर हो गई है जो भी मॉड्यूल के पीछे। तो बेटा 4 तरीके से देखो बेटा, आप शेयर होल्डर मीटिंग में आए, पहले डिस्कशन होता है मीटिंग में, किसी बिना एजेंडा के मीटिंग नहीं होगी, बिना नोटिस के मीटिंग नहीं होगी, बिना कोरम के मीटिंग नहीं होगी। तो जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो पहले डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद क्या होगी बेटा? वोटिंग। तो जल्दी से बताओ, पहला मेथड शो ऑफ हैंड, जल्दी बताओ शो ऑफ हैंड पे कौन सा सेक्शन है? 107। वोटिंग बाय पोल 109, ई वोटिंग 110, और पोस्टल बैलेट बेटा 108, 110। ये 4 मेथड है बेटा वोटिंग के। हाँ बेटा, मेथड ऑफ वोटिंग। जल्दी से बताओ बेटा, शो ऑफ हैंड में बताओ। जब भी बेटा शो ऑफ हैंड में, सुनना मेरी बात सारे बच्चे, जब भी कोई रेजुलेशन पास होगा शो ऑफ हैंड में, शुरुआत हमेशा किससे होती है बेटा? किसी भी जनरल मीटिंग में जब भी कोई रेजुलेशन पास होगा वो कैसे होगा बेटा? शुरुआत हमेशा किससे होगी बेटा? एट एनी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब दोनों, एजीएम ईजीएम। जब तक पोल की डिमांड ना हो, अनलेस ए पोल इज डिमांडेड, जब तक पोल की डिमांड ना हो बेटा, या ई वोटिंग कैरी ना हो रही हो, तो हमेशा शुरुआत हमेशा किससे होगी बेटा? रेजुलेशन जो रखा जाएगा वोट के लिए बेटा, ए रेजुलेशन पुट टू वोट हमेशा किससे होगा बेटा? शैल बी डिसाइडेड बाई शो ऑफ हैंड, शैल बी डिसाइडेड बाई शो ऑफ हैंड। शुरुआत हमेशा किससे होती है बेटा? शो ऑफ हैंड, और प्रोक्सी शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्पीड से बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? जब तक पोल की डिमांड ना आए, ई वोटिंग कैरी आउट ना हो रही हो, शुरुआत कोई भी रेजुलेशन हमेशा किससे होगा? शो ऑफ हैंड से, और प्रोक्सी शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और एक और बात सुनना, एक और बात सुनना बेटा, मेरे क्वेश्चन है बेटा, जो भी शो ऑफ हैंड से शुरुआत हमेशा किससे होगी? शो ऑफ हैंड के रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा? चेयरमैन। शो ऑफ हैंड के रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा? चेयरमैन। और चेयरमैन ने जैसे ही शो ऑफ हैंड के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, उसे अपने आप में फाइनल रिजल्ट मान लिया जाएगा। जैसे ही 2 काम कर दीजिए, एक तो मिनट्स बुक में एंट्री कर दो, और चेयरमैन ने जैसे ही फाइनल ऑर्डर पास कर दिया, शो ऑफ हैंड के रिजल्ट अपने आप में फाइनल हो गए। क्वेश्चन बेटा, शो ऑफ हैंड में 1 हैंड 1 वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर। बेटा शो ऑफ हैंड में 1 हैंड 1 वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर। अगला क्वेश्चन है मेरा बेटा तुमसे, ई वोटिंग बताओ मुझे पहले। ई वोटिंग पे 10 बातें बता दो बस, ई वोटिंग पे 10 बातें। पेपर में क्वेश्चन आ गए ई वोटिंग पे, सेक्शन कौन सा है? 108। बेटा सुनना, कौन सी कंपनी ई वोटिंग से
रेजुलेशन पास करते हैं, किनको ई वोटिंग मैंडेटरी है? लिख लो कहीं पे, लिस्टेड कंपनी, शॉर्ट में लिस्टेड कंपनी प्लस किसी भी कंपनी में नॉट लेस देन, किससे कम मेंबर नहीं होने चाहिए बेटा? नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स। एवरी कंपनी जहां पे मेंबर क्या है बेटा? हैविंग नॉट लेस देन, तो कौन सी कंपनी को ई वोटिंग से वोट कराना मैंडेटरी? लिस्टेड कंपनी, एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर। इन कंपनी को जो रेजुलेशन पास होगा वो कैसे होगा? ई वोटिंग से। दूसरा क्वेश्चन बेटा, ई वोटिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मींस, भैया अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मींस, ई वोटिंग का मतलब किससे होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मींस। और कौन सा बेटा किसमें वर्ड आता है बार बार? रिमोट ई वोटिंग। रिमोट, कोई बताएगा रिमोट ई वोटिंग क्या होता है? आप मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, आप अपने घर से वोट कर रहे हो। यानी कहने का मतलब समझो, नोटिस तो सबको जाएगा, लिस्टेड कंपनी का भी नोटिस जाएगा, तो जो मेंबर है उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। वो अपने घर से कंपनी की साइट पे, इलेक्ट्रॉनिक मींस एक इलेक्ट्रॉनिक एक सॉफ्टवेयर है, एक साइट बनी हुई है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो बेटा? वोटिंग कर सकते हो। आप अपने घर से बिना फिजिकली मीटिंग अटेंड किए अपने घर से वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसमें 1000 से कम मेंबर नहीं हो। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, ई वोटिंग की फैसिलिटी कम से कम कितने दिन के लिए मिलनी चाहिए? रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी कम से कम, ये जो रिमोट ई वोटिंग का टाइम है, नॉट लेस देन 3 डेज, कम से कम 3 दिन के लिए ई वोटिंग ओपन रहनी चाहिए। और कब क्लोज होनी चाहिए? जिस दिन आपकी डेट ऑफ जनरल मीटिंग है, जिस दिन आपकी जनरल मीटिंग है उससे कितने दिन पहले बेटा? 1 दिन पहले शाम के 5 बजे ई वोटिंग का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो बेटा जल्दी से बताऊं मुझे छोटी छोटी बातें, कौन सी कंपनी ई वोटिंग से वोट कराएगी? हर लिस्टेड कंपनी। सेकंड, किसी भी कंपनी जिसमें हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर। सेकंड, ई वोटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मींस रिमोट ई वोटिंग होगी, आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से रिमोट ई वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ई वोटिंग का भी नोटिस जाएगा, मेंबर के पास जब नोटिस जाएगा तो उसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगी, वो अपने घर से क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। ठीक है बेटा, रिमोट ई वोटिंग कितने दिन के लिए ओपन रहेगी? कम से कम 3 दिन के लिए। और कब क्लोज हो जाएगी? जिस दिन भी जनरल मीटिंग है, फिजिकल जनरल मीटिंग है, उससे 1 दिन पहले शाम के 5 बजे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, मेरे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। अगर किसी मेंबर ने रिमोट ई वोटिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, क्या वो फिजिकल मीटिंग अटेंड कर सकता है? हाँ। क्या उसे कोरम में काउंट किया जाएगा? हाँ। अगर कोई रिमोट ई वोटिंग में ऑलरेडी वोट कर चुका है, वो फिजिकल मीटिंग अटेंड तो कर सकता है, पर वो वोटिंग में दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ आया नहीं बेटा? तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। और एक बेटा आपके उसमें लिखा हुआ है कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट किसको बोलते हैं बेटा? जिस दिन भी बेटा जनरल मीटिंग आपकी है उससे 7 दिन पहले, नॉट अर्लियर देन 7 डेज बिफोर, एक डेट अनाउंस की जाती है, कट ऑफ डेट। और इसका पर्पज होता है जिसका नाम कट ऑफ डेट पे है वही वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये कितने दिन पहले होती है बेटा? नॉट अर्लियर देन 7 डेज ऑफ जनरल मीटिंग। तो बेटा कट ऑफ डेट जल्दी से बताना मुझे। कट ऑफ डेट मीन्स ए डेट नॉट अर्लियर देन 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। और कट ऑफ डेट क्यों अनाउंस होती है? एलिजिबिलिटी, इसमें हम ये बताते हैं कौन कौन पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मींस और फिजिकल जनरल मीटिंग में वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लोग अपने शेयर ट्रांसफर करते रहते हैं, तो हमने कहा जिस कट ऑफ डेट पे जिसका नाम होगा वही ई वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बेटा मुझे बताओ, ई वोटिंग समझ में आ 7-8 पॉइंट। एप्लीकेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से 3 दिन कम से कम ई वोटिंग ओपन होनी चाहिए, 1 दिन पहले शाम के 5 बजे बंद हो जाएगी। ई वोटिंग के लिए भी नोटिस जाएगा, नोटिस में लॉगिन आईडी पासवर्ड होगी,
एक बार आपने वोट कर दिया, दूसरी वोट अपनी चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, कोई मेंबर वोट करने के बाद मीटिंग में आ सकता है और उसे कोरम का पार्ट भी माना जाएगा, लेकिन वो वोट नहीं कर पाएगा। बाकी मेंबर वोट करेंगे। बेटा मुझे बताओ, ई वोटिंग के रिजल्ट भी तो होंगे ना बेटा। जो ये याद रखना, चाहे ई वोटिंग हो चाहे पोस्टल बैलेट हो, इसमें कॉमन बात बता देता हूं जो सबको याद रहनी चाहिए, चाहे पोल हो। मुझे ये बताओ, जब यहां पे वोटिंग होगी तो इनके रिजल्ट भी तो डिक्लेयर होंगे। तो जो भी चेयरमैन होता है ना बेटा, चेयरमैन एक पर्सन को अपॉइंट करता है, उसका नाम होता है स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर। इन तीनों ही केस में पेपर में कोई सा भी आ जाए, पॉइंट कॉमन याद रखना। चेयरमैन जो होगा वो एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगा, जो सीए, सीएस, सीएम में एडवोकेट हो सकता है। इसका स्क्रूटनाइजर का काम क्या होता है बेटा, जो भी वोटिंग हुई है, चाहे ई वोटिंग से हुई है, चाहे पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई है, चाहे पोल से वोटिंग हुई है, उनके रिजल्ट काउंटिंग भी तो होगी ना। वो काउंटिंग करने का काम किसका है, स्क्रूटनाइजर का। और स्क्रूटनाइजर क्या करेगा बेटा, स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट किसको सबमिट कर देगा, चेयरमैन को। तो ई वोटिंग के केस में भी सारी जो वोटिंग हो चुकी है, जो आपने घर से वोट करी है, जो मीटिंग में फिजिकली वोटिंग हुई थी, उन सबको काउंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, स्क्रूटनाइजर को। स्क्रूटनाइजर कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन। और चेयरमैन क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगा। क्वालिफिकेशन स्क्रूटनाइजर की सीए, सीएस, सीएम में एडवोकेट इन प्रैक्टिस। और ये स्क्रूटनाइजर अपनी वोटिंग की सारी वोटिंग देखेगा, कितनी वोट फेवर में, कितनी अगेंस्ट में, और अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और फाइनल रिपोर्ट किसको सबमिट कर देगा, चेयरमैन को। और चेयरमैन जो भी रिजल्ट हो गए उनको डिक्लेयर कर देंगे। ये पॉइंट हर जगह चलेगा तीनों केस में। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत। उसके अलावा बेटा पोस्टल बैलेट, पेपर में अगर आ जाए पोस्टल बैलेट, सर हमें एक बात बताओ, पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग में क्या फर्क है, बस हमें यह फर्क समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। बेटा पोस्टल बैलेट में फिजिकली कभी जनरल मीटिंग होती ही नहीं है, जबकि ई वोटिंग में फिजिकली जनरल मीटिंग भी होती है। तभी तो मैंने बोला जिस बंदे ने ई वोटिंग में पार्टिसिपेट कर लिया वो फिजिकली मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। सबसे बड़ा डिफरेंस पोस्टल बैलेट में, ठीक है बेटा, पोस्टल बैलेट में क्या होता है, 10 मैटर दे रखे हैं। कितने मैटर बेटा, 10 मैटर ऐसे दे रखे हैं कंपनीज एक्ट के, जो हमेशा पोस्टल बैलेट से ही रेजुलेशन पास होगा। 10 मैटर तो ऐसे है बेटा जो मैंडेटरी है, जहां पे रेजुलेशन पास होगा। कैसे बेटा, पोस्टल बैलेट। यानी पोस्टल बैलेट का मतलब नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, नोटिस के साथ क्या जाएगा, एक बेटा पोस्टल बैलेट। और उस पोस्टल बैलेट पे आपको अपना रिप्लाई देना है, हां या ना। और कितने दिन के अंदर बेटा, विद इन 30 डेज के अंदर मेंबर को एसेंट और डिसेंट देनी है, हां या ना। समझे मेरी बात या नहीं बेटा। पोस्टल बैलेट 10 मैटर दे रखे सेक्शन 110 में, 10 मैटर 110 में, सेक्शन याद हो गया, 10 मैटर सेक्शन 110 में 10 मैटर ऐसे दे रखे हैं जहां पे रेजुलेशन पोस्टल बैलेट से होगा। और जब पोस्टल बैलेट से रेजुलेशन होता है तो मेंबर को जब नोटिस जाता है उसी के साथ पोस्टल बैलेट भी जाता है। वो पोस्टल बैलेट मेंबर को वापस भेजना होता है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। और इनकी काउंटिंग कौन करते हैं, स्क्रूटनाइजर। जो कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन। और अपनी रिपोर्ट बना के स्क्रूटनाइजर किसको सबमिट करेंगे, चेयरमैन को। और चेयरमैन फाइनली इनके रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। पोस्टल बैलेट के केस में कोई फिजिकल जनरल मीटिंग नहीं होती। और 10 मैटर में पोस्टल बैलेट से मैंडेटरी है। कौन से 10 मैटर याद करो, सिंपल बताता हूं। अगर कोई कंपनी, किसी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज ऑल्टर हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लोज ऑल्टर हो रहा है। दूसरा, कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑल्टर कर रही है और उस आर्टिकल की वजह से या तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है या पब्लिक प्राइवेट में। तीसरा, एक कंपनी जिसने चाय के नाम पे पैसा लिया,
ऑब्जेक्ट था चाय का, अब पैसा लेके कह रहे हम रम बनाएंगे, तो वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज, तो भी रेजुलेशन पोस्टल बैलेट से पास होगा। फोर्थ बेटा कोई बताएगा? अगर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, 4 केस नॉर्मल मेमोरेंडम ऑल्टर हो रहा है, मेमोरेंडम में भी ऑब्जेक्ट क्लोज ऑल्टर हो रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के वेरिएशन को चेंज कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्लोज में, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, और फोर्थ क्या बताया था मैंने? आप आपके आर्टिकल में कोई ऑल्ट्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी पब्लिक में, पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही। 3 केस थे डायरेक्टर के। अगर कोई कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, इंटर कॉर्पोरेट लोन, या कोई कंपनी अपनी अंडरटेकिंग सेल कर रही है, होल ऑफ द अंडरटेकिंग सेल कर रही है, मैंने 3 डायरेक्टर के पॉइंट बताए, सेल ऑफ होल अंडरटेकिंग, इंटर कॉर्पोरेट लोन, एक कंपनी एक दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। 4 3 7 3 पॉइंट थे शेयर कैपिटल के। अगर कोई कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रही है, और बाई बैक, और एक और था बेटा, बाई बैक हो गया, डीवीआर हो गया, एक और पॉइंट था जो मेरे क्लिक नहीं कर रहा है अभी। हाँ बेटा, हाँ वेरिएशन। अगर किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट में कोई वेरिएशन हो रहा है तो 10 केस बस याद कर लो तुम। पहला, नॉर्मली मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज को ऑल्टर कर रहे हो, या किसी ऑब्जेक्ट क्लोज के में वेरिएशन कर रहे हो, पैसा तो किसी और नाम से ले लिया ऑब्जेक्ट से और अब उसको चेंज करना चाहते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हो, आर्टिकल को ऑल्टर कर रहे हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, इंटर कॉर्पोरेट लोन, सेल ऑफ होल अंडरटेकिंग, अपनी पूरी अंडरटेकिंग सेल कर रहे हो, और बाई बैक, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रहे हो, और किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन कर रहे हो जाएगा नहीं? तो ये 10 ऐसे केस है, 10 मैटर ऐसे हैं जहां पे मैंडेटरी है रेजुलेशन पोस्टल बैलेट से होगा, और नोटिस के साथ पोस्टल बैलेट जाएगा, 30 दिन में रिप्लाई करना है, और फिर वो सारी वोटिंग काउंटिंग कौन करेगा? स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट सबमिट होगी चेयरमैन को, और चेयरमैन पोस्टल बैलेट के रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। सेम बात बेटा पोल में है। पोल में क्या होता है? शुरुआत सॉफ्ट हैंड से होती है। अगर किसी मेंबर ने पोल की डिमांड कर दी और वो भी वैलिड डिमांड है, उसके पास 1/10 वोटिंग पावर है, तो फिर चेयरमैन को पोल कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। और जब पोल होता है बेटा, पोल में 1 शेयर 1 वोट, पोल के अंदर क्या होता है? 1 शेयर 1 वोट। और पोल में कुछ और बातें बेटा, पोल जैसे ही पोल की डिमांड होती है, पोल कितने टाइम के अंदर कराना होता है? वैसे तो जनरली पोल इमीडिएटली कराना होता है। 2 केस में बेटा ध्यान से सुनना, वैसे तो पोल जब भी पोल की डिमांड हुई है 48 घंटे में पोल कंडक्ट हो जाना चाहिए, पर 2 केस में पोल इमीडिएटली कंडक्ट होगा। अगर 2 मैटर के लिए आप पोल कराना चाहते हो, कौन सा? अगर कोई मीटिंग एडजर्न कराना चाहते हो या किसी चेयरमैन को अपॉइंट करना चाहते हो, इन 2 मैटर पे अगर आप पोल कराना चाहते हो, इमीडिएटली पोल कंडक्ट होगा। बाकी मैटर पे जब भी पोल की डिमांड आई है 48 घंटे में पोल कंडक्ट हो जाना चाहिए। समझ आया नहीं? और बेटा पोल में भी क्या होगा? वोटिंग होगी, पोलिंग पेपर इशू होगा। यहां पे ध्यान से सुनना, जितने भी मेंबर मीटिंग में आए उनको पोलिंग पेपर इशू होगा। फॉर्म नंबर देख के जाना पोलिंग पेपर का। सारे मेंबर को पोलिंग पेपर इशू होगा, वो पोलिंग पेपर को फिल करेंगे, एक डब्बे में बंद करेंगे, चेयरमैन के सामने पोलिंग पेपर ओपन होंगे, वो डब्बे के अंदर डाले जाएंगे, चेयरमैन साइन भी करेगा, स्क्रूटनाइजर काउंटिंग करेगा। स्क्रूटनाइजर कौन? सीए, सीएससीएम में एडवोकेट अपनी रिपोर्ट बनाएगा, किसको सबमिट करेगा? चेयरमैन को। और पोल के रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा? चेयरमैन। बताओ मुझे मेथड ऑफ वोटिंग कुछ समझ में आए या नहीं? और मेरे पार्ट पे बेटा चैप्टर हो गया कंप्लीट। हाँ बेटा, तो बेटा अगर लेक्चर अच्छा लगा तो जब जाओ तो कम से कम कमेंट करके, कमेंट इस पे नहीं करना है,
जब वीडियो पे बात पे करना गया जो आपको अच्छा लगा। बेटा किसी को अभी मैं 5 मिनट दे रहा हूं, किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी टॉपिक पे किसी पे डाउट है, अगले ये 15 मिनट बच्चों का डाउट सेशन है। ये जो 15 मिनट है ये डाउट सेशन है। किसी को मुझसे कुछ पूछना है इस चैप्टर पे आप पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट लूंगा। तो आपके 7 टॉपिक कौन से हैं जो पेपर में आएंगे? ORSR, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, कोरम प्रोक्सी, मेथड ऑफ वोटिंग, मिनट्स, EGM, AGM। अगर बेटा किसी का डाउट हो तो प्लीज डाउट ले सकते हो। वैसे तो डाउट क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास थी। ठीक है बच्चे, तो बेटा मिलते हैं कल अपने MCQ के साथ। बहुत अच्छा आप जुड़े रहे बेटा, ऐसे ही जुड़े रहोगे तो टिके रहोगे। ठीक है बेटा, चलो बच्चे, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट। अब डिनर करो और आराम से बेटा रिलैक्स होके चिल होके सो जाओ। बहुत मेहनती बच्चे हो आप।